बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी 10 और मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियां पैदा करे और हमें आसानियां बांटने की तौफीक अता फरमाए। आज के प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ कर लेते हैं और आगाज़ हम इस बात से करेंगे कि खामोशी कहा जाता है कि बहुत अच्छी चीज़ है। ख़ास तौर पर खामोशी का फ़ायदा तब होता है, तब ये सबसे ज़बरदस्त चीज़ है जब आपके इर्द गिर्द सभी लोग जाहिल हों, क्योंकि बार बार जब आप एक्सप्लेनेशन देते हैं तो आपकी अपनी बात का वज़न जो है वो कुछ नहीं रहता। तो जब इर्द गिर्द आपको पता है कि आपकी बात का किसी पे कोई असर ही नहीं होना, तो बेहतर यही है खामोश रहें, क्योंकि खामोशी जो है वो चीज़ है जिससे आप लोगों को ऑब्ज़र्व भी कर सकते हैं और बहुत अच्छे तरीके से आप चुप रह के अपना अहम किरदार भी अदा कर सकते हैं। खैर, आज के प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ कर लेते हैं। तो एज़ यूजुअल शहर की अहम खबरें डिस्कस करेंगे, जिसमें आपको इन्फॉर्मेशन भी देंगे, आपके मसाइल भी शेयर करेंगे और इसके साथ साथ शहर में कुछ नया क्या होने जा रहा है ये भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। और हमारे मेहमान भी आज के प्रोग्राम का हिस्सा बनेंगे, जिसमें हम आपको बताएंगे कि शहर में मवेशी मंडियाँ कहाँ कहाँ लगाई जा रही हैं और फिर अगर आपने मवेशी मंडियों में जाना है तो करीब तरीन आपके घर से कौन सी है, किस किस जगह पे लोकेशन डिसाइड की गई है मंडियों की, वो भी आपको इन्फॉर्मेशन पहुंचा देंगे। सेकेंडली, किस तरह से आपने मवेशी मंडियों का रुख करना है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्लीज़ फॉर गॉड सेक इस पर ज़रूर अमल दरामद करिएगा, क्योंकि ऑब्वियसली बाहर जाना है, पहले हम एक प्रैक्टिस कर चुके हैं और अगर अब हम सीखने के बावजूद भी उस चीज़ पर अमल दरामद नहीं करेंगे तो फिर ऑब्वियसली जिस तरह हमने पहले देखा कि मुश्किल वक्त था, दोबारा हम उसमें चले जाएंगे, खुदा ना खास्ता। लेकिन बचना किस तरह है, आप ही ने बचना है। मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाएंगे कि आपके लिए आसानी कहाँ कहाँ पर है, कौन सी मवेशी मंडियों में आप जा सकते हैं और किस तरह से आप जा सकते हैं। सेकेंडली, आज के प्रोग्राम में कुछ योगा टिप्स भी आपके साथ शेयर करने वाले हैं। हमारी रेसिपी मज़ेदार सी आपका इंतज़ार कर रही है। ये सभी चीज़ें आज के प्रोग्राम का हिस्सा बनने वाली हैं। सो आपने हमारा प्रोग्राम मुकम्मल देखना है, हमें फीडबैक देना है। सबसे पहले सेगमेंट की तरफ, टुडेज़ वेदर। जी, तो जुनेद ने हमें ज्वाइन किया है। जुनेद, वेदर अपडेट्स बताइए क्या हैं? मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान मौसम खुश्क रहने का इम्कान है, जिससे गर्मी की शिद्दत और हबस में जो है वो इजाफा देखा जा सकेगा। और अगर हवाओं की बात की जाए तो आज हवाएं भी जो है वो 10 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से चलने का इम्कान है, जिससे हबस में इजाफा होगा। और नमी के तनासब की बात की जाए तो सुबह के वक्त हवा में नमी का तनासब जो है वो 65% तक जो है वो रिकॉर्ड किया गया और शाम के वक्त भी हवा में नमी का तनासब जो है वो 56% तक जो है वो जाने का इम्कान है। और चूँकि आज नमी का तनासब जो है वो ज़्यादा रहेगा, जिसकी वजह से शहरी जो है वो गर्मी की शिद्दत जो है वो महसूस कर सकेंगे। और हवाएं भी जो हैं आज 10 किलोमीटर की घंटा की रफ्तार से जब चलेंगी तो शहरी जो हैं वो ज़्यादा ठंडक जो है वो महसूस नहीं कर सकेंगे, क्योंकि मौसम आज खुश्क है और सूरज का पारा जो है वो हाई रहेगा। इस वजह से दर्जा हरारत भी जो है वो 39 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो है जाने का इम्कान। और सुबह के वक्त कम से कम दर्जा हरारत जो रिकॉर्ड किया गया वो 29 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। और महकमा मौसमियात ने पेशन गोई की है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान शहर में बारिश का कोई इम्कान नहीं है, गर्मी की शिद्दत में इजाफा होगा। लेकिन बुध के रोज़ से जो है वो महकमा मौसमियात ने पेशन गोई की है कि मौसम जुज़वी तौर पर अबरआलूद होने की वजह से जो है वो गर्मी की शिद्दत में ठीक है, मौसम जुज़वी तौर पर अबरआलूद रहेगा। और आजकल का जो मौसम है, अगर मौसम अच्छा हो जाता है तो अच्छे मौसम के बाद जो नताइज भुगतने पड़ते हैं उससे हम लोग तंग आ जाते हैं, हब्स हो जाता है, फिर बिजली गायब हो जाती है। तो वो ये सब चीज़ें हैं जो कि अच्छे मौसम को भी हमें भुला देती हैं। खैर, आगे अब ये सिलसिला मॉनसून है, ये तो जारी रहेगा, बारिश के बाद हब्स भी होगा, क्योंकि इस मौसम में तो ऐसा होता ही है। अगली सेगमेंट की तरफ जाते हैं। टॉप स्टोरीज हमारी क्या है मैं आपको बताऊंगी। आज की हमारी लीड स्टोरी है शहर में जो मवेशी मंडियां लग रही हैं। मवेशी मंडियां सुबह 6 से शाम 7 बजे तक लगेंगी। 48 घंटे में इंतजाम मुकम्मल करने की हिदायत। अगली खबर, आटे की किल्लत बरकरार और चीनी भी महंगे दामों फरोख्त की जा रही है। नए बल्दियाती निजाम पर सवालिया निशान लग गया। और शहरियों में कोरोना वायरस की तादाद 45,000 से तजावुज़।
ये थी आज की हमारी टॉप स्टोरीज। डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। स्टूडियो में हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर राव दिलशाद हुसैन मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम राव साहब। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह का शुक्र। राव साहब, शहर में मवेशी मंडियां लग रही हैं, तो आप कुर्बानी का जानवर कब खरीद रहे हैं? ऑब्वियसली खरीद लेंगे जानवर, लेकिन मैं देख रहा हूँ औकातकार के हवाले से एनसीओसी ने कल एक बड़ा डिसीजन दिया है। मुझे समझ नहीं आई कि 1000 कनाल का ये एरिया होगा, मिनिमम 1000 कनाल है मुख्तलिफ मकामात पर, और मैं सिर्फ अगर LD सिटी की बात करूं तो कहा यह जा रहा था कि वो सबसे बड़ी मंडी होगी। पहले उसको 6300 कनाल 6300 कनाल उसका रकबा रखा गया, फिर उसको 1000 पे कर दिया गया क्योंकि गाइडलाइन थी महकमा बल्दियात की जानिब से, उसका पैटर्न सारा डिसाइड किया गया। लेकिन औकात कार के हवाले से मुझे बड़ी हैरानी हुई कि औकात कार को किस तरह आप इंश्योर कर सकते हैं। इतनी बड़ी मवेशी मंडी होगी कि ये ग्रोसरी स्टोर नहीं है। बिल्कुल। ये पता नहीं फैसला करते वक्त क्यों नहीं ये सोचा जाता कि अगर आप इसको 24 आवर रहने देंगे तो जो बंदा बासानी जाके कोई भी चला जाएगा। अब आपने इसको 6 से 7 कर दिया है, होगा क्या इस पर अमल दरामद नहीं होगा? आपने अपने सिक्योरिटी इदारों को भी इम्तिहान में डाल दिया और बाकी जो लोग वहाँ पे जाएंगे उनको भी इम्तिहान में डाल दिया है कि किस तरह से मुमकिन है। एक तो 4 कनाल का स्टोर है, उसको एग्जीक्यूट कराने में बड़ी मुश्किल होती है, तो ये तो 1000 1200 कनाल 2800 कनाल बात की जा रही है। मुझे ये बता दें, SOPs पर अमल दरामद आपको होता नजर आ रहा है? SOPs पर अमल दरामद ऑब्वियसली ऐसी सूरत में होगा, जो लेआउट है मंडियों का जो मैंने देखा है, अगर उसके मुताबिक मंडियां लग जाती हैं तो फिर तो ये कहा जा सकता है, क्योंकि पूरा एक मंडी का मैप भी इस मरतबा शेयर किया गया है पंजाब गवर्नमेंट की जानिब से, और उसी उन हदायत की रोशनी में ही मवेशी मंडियां लगाई गई हैं। अब मेरा तो वही बात है कि औकात कार के हवाले से आप सारे दिन में रश रखेंगे और रात को आप ये अच्छा, कुछ डिटेल्स तो हमारे आज के मेहमान जुबैर भट्टू साहब जो कि इंचार्ज हैं शहर में जितनी मवेशी मंडियां लगाई जा रही हैं, तो डिटेल्स हम कोशिश करेंगे उनसे जाने। लेकिन क्योंकि समटाइम ऐसा होता है, समटाइम नहीं बल्कि मुझे ज़्यादा एक्सपीरियंस मेरा यही बताता है कि सब अच्छा की रिपोर्ट वहाँ से बताई जाती है, तो असल हकीकत हमारे रिपोर्टर्स हमें अपने कैमरे की आंख से दिखाते हैं। मुझे सिर्फ ये बता दें, SOPs की मैंने बात की, फिर बार बार जो चीज कहा जा रहा है कि अगर गैर कानूनी मवेशी मंडियां लगी, मुझे तो अभी बहुत सारी जगहों पर व्यापारी नजर आ रहे हैं जो कि जगह, अब इसके लिए क्या किया जाए? देखिए, इस हवाले से निशानदेही कर दी गई है कि शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मटर गश्त शुरू हो जाता है व्यापारियों की जानिब से, और वो मुख्तलिफ चौक चौराहों में आपको नजर भी आते होंगे, 4 जो बकरे हैं वो पकड़े और वो फिर रहे हैं शहर में। बहरहाल इस मरतबा कबल अज़ वक्त पॉइंट आउट किया गया है और इस पर जो ज़िले इंतज़ामिया और मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन है वो मुतहरिक भी नज़र आ रही है। ताहम ये तो हमारे कल्चर का हिस्सा है, ये मैं समझता हूँ कि ख़त्म नहीं होगा, कम शायद हो जाए, मिनिमाइज ज़रूर हो जाए, लेकिन जो SOPs की आप बात कर रही हैं वो बहुत बड़ा टास्क है। चलें, ये भी टास्क है, ये भी हम जुबैर साहब से पूछेंगे। सेकेंडली मुझे एक ये चीज बता दें, हमेशा इंतजामात के बड़े बड़े दावे किए जाते हैं और आज भी हमें वही दावे सुनने को मिलेंगे। आपने हमें ये बताना है कि ये कभी दावे हमें पूरे होते नजर आए, आगे आपको क्या ये पॉसिबल नजर आ रहा है? और वो दावे ये हैं कि तमाम इंतजामात मुकम्मल रखे जाएंगे, चूंकि बारिशों की भी पेशगोई की गई है, तो वासा की जानिब से भी वहां कैंप लगाया जाता है, रेस्क्यू की जानिब से भी कहा जाता है कैंप लगाया गया है। इसके साथ साथ जानवरों के लिए जो मुख्तलिफ बीमारियां हमने जिस तरह चीचड़ के बारे में सुना, उससे रिलेटेड ये सब इंतजामात का हिस्सा होती हैं। प्लानिंग में ये सब चीजें की जाती हैं, तो इस दफा की प्लानिंग में क्या ये सब चीजें शामिल हैं? इसमें तमाम तर चीज़ें एक इस हवाले से पूरा पैटर्न है जिसको फॉलो किया जाता है। आपको कांगो स्प्रे के हवाले से मंडियों में डेस्क ज़रूर मिलेगा, लाइफ स्टॉक का, हेल्थ का, ईदी का डेस्क इस मरतबा ऐड किया गया है, वो भी है सारे। चूंकि अभी कल से फंक्शनल तक हमेशा देखिए कल फंक्शनल होगा और कल दूध और पानी का ऑब्वियसली कल आपके सामने आ जाएगी सारी सूरत हाल। जब हमारे रिपोर्टर्स खड़े होंगे तो आपको वो दिखा देंगे कि क्या सूरत हाल है। बहरहाल तैयारियां तो बड़े जोर शोर से जारी हैं। नाजरीन अपने रिपोर्टर्स के करेंगे, नाजरीन को दिखाएंगे कि मवेशी मंडियों में असल सूरत हाल क्या है। हम इस खबर को डिटेल में डिस्कस करेंगे अपने गेस्ट के साथ और जानेंगे कि शहर के किन किन पॉइंट्स पर मवेशी मंडियां लगाई गई हैं ताकि शहरियों के लिए भी आसानी हो जाए, और अगर उन्होंने मवेशी मंडियों का रुख करना है उसके लिए SOPs क्या होंगे, क्या क्या वहां सहूलियात होंगी, ये सब चीजें जो हैं
हम आज 11:05 पर जो है वो डिस्कस करेंगे। आपने हमारे साथ रहना है और शहर की मवेशी मंडियों के हवाले से हम आपको बताएंगे। अगली खबर की तरफ चलते हैं। आटे की किल्लत बरकरार है, चीनी भी महंगी है और महंगाई से अवाम परेशान है। राव सर क्या कहेंगे? देखिए, ये आटा, चीनी और गंदम के हवाले से जो खबरें हैं ये आज नहीं आ रही, कल भी इस हवाले से खबरें हैं। बल्कि अभी आप हमारे जो रिपोर्टर हैं हसन अली, उनको भी लाइन पे लें, आपको वो इस्तेमाल होगा कि जब 70 रुपये फ़ी किलो चीनी फ़रोख्त करने की बात की गई थी और अदालत आलिया के हुक्म के मुताबिक फ़रोख्त को यकीनी बनाने के लिए 200 फेयर प्राइस शॉप्स का दावा किया गया था, लेकिन फेयर प्राइस शॉप्स पता नहीं अब चांद पे हैं, शायद चांद पे जाना पड़ेगा आपको चीनी ख़रीदने के लिए। तो वो फेयर प्राइस शॉप सिर्फ कागजात में रह गई हैं और बैनर्स तक रह गई हैं और उससे आगे बात बढ़ नहीं सकी है। अब चीनी की जो कीमत है, हमने उस वक्त भी बात की थी कि चीनी 70 रुपये उस वक्त ही मिलेगी, क्योंकि अब मखसूस हालात हैं, चूँकि नोटिस भी लिया जा चुका है प्राइम मिनिस्टर की जानिब से और उसका खमियाजा ही भुगतना शायद पड़ रहा है आवाम को भी। और पहली मरतबा ऐसा हुआ है कि सब्सिडी भी गई और प्राइसेस भी चीनी की जो है वो ऊपर गई। अब इसमें जाहिर है जो आपकी इनकॉम्पिटेंसी है वो प्रिवेल कर रही है हर स्टेज पर। आपसे ना गंदम की, जो आपने कहा कि 10 लाख मेट्रिक टन जो गंदम है वो ज्यादा खरीदी, लेकिन आटा ना पैदा हुआ जाता है। जब हमारे पास ग्राउंड रियलिटी ये है कि हम हर रोज कह रहे हैं आटा महंगा, चीनी महंगी, कीमत कंट्रोल नहीं हो पा रही और आटे का थैला 100 रुपए महंगा हो गया है, प्याज का रेट डबल हो गया है। इसके बावजूद हम किस तरह से कह देते हैं कि सब अच्छा। देखिए, जब कमजोर हुकूमती रिट होगी तो फिर इसी तरह की आपको जो है वो सूरत-ए-हाल देखने को मिलेगी। अब हम देख ये रहे हैं कि बड़े आराम से ये कहा जाता है कि माफिया है। भाई, माफिया को पकड़ना किसने है? क्या इसके लिए अफगानिस्तान की गवर्नमेंट को बुलाया जाए या हिंदुस्तान की गवर्नमेंट को बुलाया जाए, वो माफिया को पकड़ेगी, या ईरान से या चाइना से किसी को बुलवा लेते हैं वो माफिया को पकड़ेगी? और भाई, आप किस मर्ज की दुआ है? आप तो ये जो कंटेनर पर बातें करते थे खड़े होके, कम से कम वही रोज सुन लिया करें तो आपको अंदाजा हो जाएगा। आप सुन ही नहीं रहे। आप कह रहे हैं 52 रुपए की चीनी आप आज भी 100 रुपए में बिक रही, पता ही नहीं है। और कहा यह जाता है कि चीनी की कीमतें नीचे आएंगी। चीनी की कीमतें नीचे बातों से नहीं आएंगी, नोटिस लेने के नहीं आएंगी, अमली इक़दामात की जरूरत है आपको। चीनी और आटा के बाद एक और चीज ऐड हो गई है, प्याज की कीमत डबल हो गई है। प्याज की कीमत, वो तो ईद जो आ रही है तो जाहिर है फिर हम अजाब कैसे ना आए। अगर इसी वजह से तो अजाब आते हैं, जब हम 10 का मास्क 10 का नहीं बेचेंगे तो फिर अजाब क्यों नहीं आएंगे? तो यही सूरत हाल है। और चीनी, आटा, मतलब आप अब हर चीज़ में आप देखते हैं कि बैड गवर्नेंस है। मुझे समझ नहीं आती, अब तो वज़ीर खुराक भी बड़े सीजन्ड पॉलिटिकल वर्कर हैं, अब्दुल अलीम खान, मुझे नहीं समझ आ रही कि क्यों कंट्रोल नहीं किया जा रहा या उनको कोई करने नहीं दे रहा। सब माफिया है ना, माफिया इनसे कंट्रोल नहीं होता। माफिया को कंट्रोल किसने करना है? और ये माफिया का वर्ड इसलिए इस्तेमाल किया जाता है कि बरियुज़िमा हो जाए। बरियुज़िमा होने के लिए ये नई टर्मिनोलॉजी है। किसी से भी आप बात कर रहे होंगे तो आपको ये फौरी तौर पे जवाब मिल जाएगा कि जी माफिया ये करवा। तो भाई, माफिया को किसने पकड़ना है? कंट्रोल करना है, रियासत का काम है, रियासत का काम है, रियासती अदारों का काम है। अब मुझे समझ नहीं आ रही, नैब बड़ी मुतहरक हमने देखी, अब क्यों नहीं ये नोटिस लिया जा रहा? 52 की चीनी में अरबों रुपए जिन्होंने बनाए वो किधर गए? वो किधर गए? वो पैसा किधर गया है? किधर कोई केस टेकअप किया? कुछ भी नहीं। खबरें टिकर्स आए पर उसके बाद फिर बात खत्म हो गई। किसी को पकड़ा आपने? किसी एक बंदे को, चीनी वाले को नहीं पकड़ा, किसी एक कार्टेल को आपने नहीं पकड़ा। पेट्रोल नापैद कर दिया और कह दिया कि माफिया है और 25 रुपए 25 करोड़ जुर्माना करके 700 करोड़ का फायदा पहुंचा दिया। माफिया का वर्ड यूज करके ना हम बरियुज़िमा हो जाते हैं कि माफिया है, कंट्रोल से बाहर है, कार्रवाइयां कर रहे हैं। आप कर क्या रहे हैं? ये रिवायती जुमले रह गए हैं सिर्फ, जिनका इस्तेमाल किया जाता है। मतलब अभी आप फैजुल हसन चौहान साहब से चीनी का सवाल पूछें, वो कहेंगे कि शहबाज शरीफ चोर है। उनसे पूछे आटा गायब हो गया, वो कहेंगे नवाज शरीफ चोर है। उनसे आप पूछेंगे कि सब्जियां महंगी होगी, वो कहेंगे आले शरीफ का कसूर है। अब मतलब बात समझ, रिकॉर्ड कायम करते हैं। साहब ब्रेक की तरफ जाना, आपसे पूछना लोगों ने। बिल्कुल ऐसे ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं नाज़रीन।
ब्रेक के बाद प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे और अगली खबर की तरफ जाएंगे। और अगली खबर है जी, मुतालिबात बढ़ते चले जा रहे हैं। अब हर कोई मैदान में आएगा और कहेगा जी हमारे मुतालिबात माने जाएं। और अब जो हम मुतालिबात डिस्कस करने वाले हैं वो हैं सुपर स्टोर मालिकान के, जिनकी जानिब से कहा जा रहा है कि ईद तक औकात कार बढ़ाए जाएं। 10 बजे तक सुपर स्टोर खोलने का उनको मुतालबा किया गया है, इजाजत दी जाए। राव साहब कैसे देखते हैं आप इसको? मैं अभी मंडियों से जब आप बात कर रहे थे कातेकार की, तो मैं ये एग्जांपल दी कि मंडियों में और ग्रोसरी स्टोर्स में फर्क है। बिल्कुल। अच्छा, अब इसमें मुतालबा ऑब्वियसली आना ही आना है। तो एक तो मुझे ये समझ नहीं आती कि क्या 7 बजे के बाद कोरोना वायरस छुट्टी पे चला जाता है? वो लोग जो 7 बजे तक आ रहे हैं, जो एहतियात करके आ रहे हैं, उन्होंने एहतियात करके, ये अजीब मंतक है। आपने जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज आप करवा रहे हैं उसका फायदा नहीं हो रहा। आप तजर्बा करके देख लें, किसी भी आप जो ब्रांड्स हैं आपके यहाँ, वहाँ पर जाके देखिए, उन्होंने अपने एसी बंद किए हुए हैं और क्योंकि उनके एक्सपेंडिचर्स मीट नहीं कर पा रहे। और ये सूरत इसी वजह से है कि आपने दफातर का टाइम और शॉपिंग का टाइम जो है वो सेम रखा हुआ है। तो जब आप ऑफिस से फारिग होंगे तो अगर आपने कोई चीज खरीदनी भी है तो खरीद नहीं पाएंगे। साहब मेरे ख्याल से ये आप अपना बड़ा मसला बता नहीं, ये सबका मसला है। ये सबका मसला है। कम अज कम अगर आपने इकोनॉमिक एक्टिविटीज की इजाजत देनी है तो उनको 2-3 घंटे मार्जिन भी तो दे। हमारा अपना मसला है ना, अगर हमारी ऑफिस टाइमिंग हुई है, आपने 5 बजे तक दुकानें खोली हैं या 7 बजे तक खोली हैं, जब हम यहाँ से फ्री होकर जाएंगे, हमेशा से हम ये बात करते हैं कि आधा तितर आधा बटेर की जो पॉलिसी है वो नुकसान कर रही है। वो जो कंपनीज अगर या कोई दुकानें खुली भी हैं तो उनका ग्रोसरी स्टोर्स का मुतालबा तो बिल्कुल जवाज इसमें बिल्कुल जायज है। अगर आप कर भी देते हैं तो हर्ज नहीं है कोई। अगर 12 घंटे खुला है तो 14 या 15 घंटे खुल जाएगा तो क्या फर्क पड़ेगा? बिल्कुल ऐसे ही है। और फिर होगा ये कि लोग बआसानी जा सकेंगे। और अब ये जो 7 बजे का टाइम है, 6 बजे स्टोर्स क्लोज करना पड़ते हैं उनको, और एंट्री 6 बजे नहीं होती क्योंकि जो लोग अंदर हैं वो खरीदारी करके बाहर आ रहे होंगे, तो वो भी घंटा जाया। और उसके बाद फिर आपकी जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं उनका फायदा मेरे ख्याल से हो नहीं सकता। अगर की बात कर रहे हैं, वो सोशल डिस्टेंस, ईद पे हर कोई अपना जो है वो राशन वगैरह इकट्ठा रखता है, ग्रोसरी करने के लिए बाहर जाता है। तो जब ये टाइमिंग मखसूस कर दी जाएगी तो लोग धड़ाधड़ जाएंगे, वो लाइनें भी आपको नजर आएंगी, लोग रिलैक्स रहेंगे जब उनको पता होगा रात 10 बजे तक स्टोर खुले हैं, तो जब मर्जी वो जा सकते हैं, हर कोई अपने अपने टाइम के मुताबिक जाएगा। नहीं, मैं इसको ये ऐसी बात नहीं है जो समझी जा रही है। आपने ग्रोसरी स्टोर्स पे तो ग्रोसरी तो आपकी हर वक्त की जरूरत है, सिर्फ ईदैन की जरूरत नहीं है या त्योहारों की जरूरत नहीं है। ऐसे होता है कि त्योहार पे आप मंथली ग्रोसरी अपनी इकट्ठी कर लें, आप सारी चीजें मैनेज कर लें लिस्ट बना के, फिर भी आपकी कोई ना कोई चीज ऐसी हो जाती है जो आपको टाइम पे देखिए, आपने ग्रोसरी आपने जाहिर है ऐसी आइटम्स हैं जो आपके घर की जरूरत है और ये आपको हफ्ते बाद 10 दिन बाद आपको जाना पड़ता है और आप खरीदते हैं। ऑब्वियसली अगर आप शहर से फासले पर हैं तो फिर तो एक अलग सिचुएशन होगी। अगर आप शहर में तो जाहिर है आप ख़रीदारी भी करते रहते हैं। तो ऐसे में आपने जो आधा तितर आधा बटेर की जो हम बात करते हैं, इसी वजह से करते हैं कि आपने टाइमिंग्स को जो है वो ज़्यादा महदूद कर दिया है। महदूद नहीं, ज़्यादा महदूद कर दिया, जिससे कारोबारी जो सरगर्मियां हैं वो पनप नहीं रही, उनको बल्कि नुकसान ही उससे हो रहा है। लेकिन राव साहब, ये मुतालिबात चाहे जितने मर्जी ठीक है, मुझे शहरियों के रवैयों से बहुत डर लगता है। अब ये चीजें हम भुगत चुके हैं। अगर हम बात करें ईद उल फित्र की, आपने आसानियां देखी, अब पानी पुलों से गुजर गया है, अब आप कुछ भी कर लें, अब लोगों का खौफ भी उतर गया है, जो चूंकि तादाद भी अब नीचे आ रही है, टेस्टिंग ये खौफ ही तो नहीं उतरना चाहिए। आपको आगे आपने मंडियों में भी जाना है, आपने आगे ईद की शॉपिंग भी करनी है। अगर अब आप बाजारों में अगर जाएंगे तो आपको तो फिर क्या होने वाला है? जो बुनियादी जरूरत है, मास्क आपको पहना हुआ नजर आएगा, ज्यादातर लोग आपको मास्क में नजर आएंगे क्योंकि लोग थोड़ा इस हवाले से यूज टू भी हो गए हैं। मैं जो बात कर रहा हूं कि अगर आपने इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के नाम पर जो इजाज़त दी है, उसमें उसका जो वक़्त का तयन है वो उस वक्त से फ़ायदा नहीं हो रहा बल्कि नुकसान हो रहा है। उसको अगर 2-3 घंटे या 4 घंटे मज़ीद बढ़ा दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। और फिर वक्त बढ़ाएं और अपनी टाइगर फोर्स को उधर लगाएं जो लापता है, जो तलाशे गुमशुदा है, वो नहीं नजर आएगी, ना तो बाजारों में नजर आ रही है। ग्रोसरी स्टोर उनका लाजमी जुज था, उनकी ग्रोसरी स्टोर्स के बाहर, बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर्स के बाहर टाइगर फोर्स ने ड्यूटी देनी थी। मसाजिद के बाहर
ड्यूटी देनी थी, बड़े बाजारों में ड्यूटी देनी थी, लेकिन 28,300 लोग न जाने कहां गए। याद करा देते हैं, नजर नहीं आना। लेकिन व्हाट्सएप के मुख्तलिफ ग्रुप्स में जरूर नजर आती है। की कोशिश करते हैं कि किधर है। हम देखते हैं कि व्हाट्सएप के खास तौर पर जो पीटीआई के व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं उनमें जरूर नजर आती है तस्वीर की हद तक, लेकिन अमली तौर पर अभी कैमरा भिजवाएं शालम मार्केट रिजल्ट जीरो, आप बानो बाजार जीरो, लिबर्टी जीरो, आप जहां पे भी तो जाएंगे जब कुछ है ही नहीं तो नजर क्या आएगा। राव साहब मुझे अगली खबर की तरफ जाना है। अगली खबर है नए बल्दियाती निजाम के हवाले से जिस पर सवालिया निशान लग गया। ऐसा क्या हो गया राव साहब? देखिए, बल्दियाती एक्ट 2013 को खत्म किया गया 4 मई को, और अब 1 साल से जायद अरसा हो चुका है, और इतने अरसे में कम से कम जो इसका नेबरहुड काउंसिल्स और विलेज पंचायत काउंसिल्स के इलेक्शन थे वो पहले 6 माह में कराने थे, और दूसरे 6 माह में जो 455 बल्दियाती इदारों के सरबराहान का चुनाव होना था, हाउसेस का चुनाव होना था, वो होना था। वो तो बहरहाल नहीं हुआ। अब तो वो 13 अक्टूबर के गजट नोटिफिकेशन की डेट है जो डिलिमिटेशन के हवाले से। लेकिन अब सूरत हाल ये बनी है कि शहर में 274 चुके यूनियन काउंसिल थी बल्दियाती एक्ट 2013 के मुताबिक। अब 2019 का जो एक्ट है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, जिसको नाफज कर दिया गया, और इसके तहत यूनियन काउंसिल्स का वजूद ख़त्म हो गया। अब यूनियन काउंसिल्स के जो इख्तियारात थे वो उसकी जगह पर 274 की बजाय 111 फील्ड ऑफिसेज बना दिए गए लाहौर शहर में। फील्ड ऑफिसेज में हो क्या रहा है कि अगर किसी का डाइवोर्स सर्टिफिकेट, जो कि बुनियादी ज़रूरत है शहरियों की, इसके अलावा बर्थ, डेथ, मैरिज सर्टिफिकेट्स, उस हवाले से ताखीरी हरबे जो हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं। और ख़ास तौर पर जो डेथ सर्टिफिकेट जिससे विरासती मामला जुड़े होते हैं उसको निपटाना होता है सालसी ने, और साथ में जो डाइवोर्स के सर्टिफिकेट्स हैं, एक सालसी काउंसिल थी यूनियन काउंसिल में, वो ख़त्म हुई, उसके इख्तियारात चले गए डिप्टी डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट के पास। फिर बल्दियाती एक्ट 2019 जब नाफिज किया तो वो भी, उसका वजूद भी खत्म हो गया। अब साइनिंग अथॉरिटी कोई नहीं है, कोई डिसाइड नहीं कर सकता कि डाइवोर्स सर्टिफिकेट पे दस्तखत करने हैं या नहीं करने। आप मुझे बता दें, आपने कहा साइनिंग अथॉरिटी कोई नहीं है, इस तमाम चीजों पे चेक एंड बैलेंस किसने रखना है, किसकी रिस्पांसिबिलिटी? ऑब्वियसली सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, महकमा बल्दियात की। और आपको पता है मिनिस्टर कौन है बल्दियात के? पता है आपको? सभी को पता है। कौन है आपको पता है? सभी को पता है कौन है, और सभी को पता है कि किस वजह से। कौन है मिनिस्टर? आपको कहाँ है? अब्दुल अलीम खान साहब? नहीं, यही आपको गलतफहमी है। वज़ीर आला पंजाब के पास है ये मिनिस्ट्री। अच्छा। और वज़ीर आला पंजाब की जिस तरह की कारकर्दगी होगी, महकमे की कारकर्दगी भी वैसी ही होगी। अब आप देख लें कि इनको 274 यूनियन काउंसिल को खत्म करके लाहौर शहर में 475 नेबरहुड काउंसिल्स का एक्ट और बार बार बल्दियाती एक्ट 2019 में तरामीम करने पड़ी हैं। यानी इलेक्शन डायरेक्ट सीएम साहब ने इस चीजों को ऑब्वियसली इसको जिला पंजाब की जिम्मेदारी है, और ये सिर्फ लाहौर शहर के फिगर्स हैं। अगर आप पूरे सूबे की बात करेंगी तो सूरत हाल बड़ी भयानक है, और डेथ सर्टिफिकेट का इजरा जो है वो एक ख्वाब बन चुका हुआ है। वो डेथ सर्टिफिकेट, अगर किसी का प्यारे की डेथ होती है तो वो डेथ सर्टिफिकेट बनवाने के लिए जब जाए तो उसके चक्कर लगते हैं, और चक्रों में वो खुद चक्कर आ जाता है। ये काम वाकई बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग है या सिर्फ ये चक्कर खुद से लगवाए जा रहे हैं? जब यूनियन काउंसिल थी तो यूनियन काउंसिल का चेयरमैन इसका सालसी काउंसिल का सरबराह होता था। जो डाइवोर्स ऑब्वियसली जो सर्टिफिकेट है वो एक पेचीदा मसला है। पहले कोशिश ये की जाती है कि दोनों पार्टियों को बुलवा कर उनकी बात सुनी जाए, उनको मौका दिया जाए कि वो उनके मामलात, बामी मामलात जो हैं वो ठीक हों। लेकिन जब नहीं हो पाते तो फिर जाहिर है सालसी काउंसिल की ये जिम्मेदारी है कि उसको थ्रू करे। अब ये हो नहीं रहा, और जो यूनियन काउंसिल्स का रिकॉर्ड है सारा वो अब फील्ड ऑफिसेज के पास है। फील्ड ऑफिसेज खैर से ये 111 फील्ड ऑफिसेज हैं जो कि शहर में नाम के फील्ड, ये नाम के स्टेट ऑफ द आर्ट कुछ नहीं रहे, स्टेट ऑफ द आर्ट ये फील्ड ऑफिसर्स हैं। लेकिन जो हर यूनियन काउंसिल के हवाले से हमने कल बात जब की तो 15 से 20 केसेस जो हैं वो पेंडिंग है, और ये इनकी तादाद आप देखें तो कितनी बनती है। ये सूरत हाल है। और इस हवाले से अब जब सेक्रेटरीज जो कि फील्ड में मौजूद थे, उन्होंने कहा कि अगर जो जोनल
MORs हैं, मेट्रोपॉलिटन ऑफिसर रेगुलेशंस हैं जो 9 जून के, उनको ये सालसी काउंसिल्स के इख्तियारात दे दिए जाए तो ये एक दिन में इख्तियारात दिए जा सकते हैं और तमाम तर जो लोगों के इश्यूज हैं ये मरहलावार एक हफ्ते से ज्यादा नहीं लगेगा, ये तमाम मामला दुरुस्त होंगे। लेकिन ये डेथ, बर्थ और पैदाइश सर्टिफिकेट आपको बासानी मिल सकेगा। ये दुरुस्त तो तब होंगे ना जब इसको तरजीह समझा जाए और इस पर कोई नजरे करम कर दे, अदरवाइज ये मामला इस तरह से रहेगा। ब्रेक पे जाना है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, स्टे विद अस। के बाद आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे, अगली खबर की तरफ जाएंगे। अगली खबर हमारे पास है शहर में कोरोना की सूरत हाल के हवाले से। लोग इसको बहुत इजी ले रहे हैं, जबकि इजी लेने वाली बात नहीं है। अब मसला एक बार फिर से सर उठा सकता है अगर हमने केयर ना की। अभी जो मौजूदा सूरत हाल है उसके मुताबिक कोरोना मरीजों की तादाद 45,000 से तजावुज कर गई है। शहर लाहौर के सिर्फ आपको फिगर्स बता रहे हैं। और नए मरीजों की बात की जाए 281 नए मरीज सामने आए हैं और 2 अमवात गुज़श्ता 24 घंटों में हुई हैं। खतरा टला नहीं, फिर भी लोग क्यों ये समझ रहे हैं, राव साहब आप ही बता दें। देखिए सूरत हाल जो है वो ये शुरू दिन से ये मुझे याद है ये 10 मार्च से ये सिलसिला शुरू हुआ था और 10 मार्च से होता हुआ 10 मार्च को जब सारी खबरें कोरोना वायरस से मुतालिक हमने दी तो उसमें इसका जो खौफ था ऑब्वियसली हर जगह पे ये डिस्कस हो रहा था, लेकिन अब थोड़ा सा लोगों ने इसको इजी लेना शुरू किया है और जिसके के नुकसानात हो सकते हैं। हम ये बात कर रहे हैं कि जो SOPs पर अमल दरामद है कम अज़ कम उसको तो ज़रूर अडॉप्ट करें। आगे जो अल्लाह की रज़ा, आप अपनी तरफ से तो कोशिश करें, यानी तवक्कल करना है तो ऊंट को बांध के तवक्कल करें तो अल्लाह ताला भी मेहरबानी फरमाएंगे। तो अब पेशेंट्स की तादाद को कम अगर रिपोर्ट हो रहे हैं तो इसकी दीगर वजूहात भी हैं, जिस पर कल बिलावल भुट्टो जरदारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी बड़ी वाज़िया कि टेस्ट नहीं किए जा रहे, या ये भी चहमगोइयाँ हैं कि टेस्ट की तादाद कम की है, स्मार्ट सैम्पलिंग की तरफ चले गए हैं। लाहौर शहर की 1500 ऐसी मार्केट्स हैं जहाँ पर स्मार्ट सैम्पलिंग प्रोजेक्ट के तहत अब काम शुरू किया गया। तो बहरहाल जो भी ये एलिमेंट हैं टेस्ट कम किए गए हैं, लेकिन अब तादाद कम होने का ये मकसद नहीं है कि ये वबा ख़त्म हो गई है, ख़त्म नहीं हुई। इससे पनाह भी मांगनी है और इससे महफूज भी ना सिर्फ खुद रहना है और हद तक कंपैरेटिवली कमी आई है, लेकिन ये कमी मैं नहीं समझता कि कमी आई है, वबा मौजूद है। हमारे पास जिस तरह अमवात की तादाद थी उसमें तो काफी बेहतरी आई है। आपको अमवात की जो आप बात करती है ना, वो मैंने चूंकि रिसेंटली स्टोरी दी थी, कब्रिस्तानों में जो फिगर्स आते हैं वो तादाद डबल है उधर। अब कोरोना के पेशेंट जो सरकारी तौर पर रजिस्टर्ड होते हैं वो 2, 3, 4 वो तो उसी जो कोविड का रजिस्टर्ड पेशेंट होगा उसकी डेथ होती है तो आपको तादाद उसकी मिलेगी, लेकिन कोविड की वजह से जो अस्पताल ना जा सका उसकी डेथ हुई, उनकी तादाद ज्यादा है। ये चीजें डिस्कस करने का मकसद बार बार अपने नाजरीन के साथ ये है कि हम आगे फिर उस टाइम की तरफ जा रहे हैं जब आपने घरों से बाहर निकलना है और खुदा न खास्ता हम ईद उल फितर वाले हालात के अब मुतहम्मिल नहीं हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो कोरोना वायरस की वजह से अपनी ज़िंदगी की बाजी हार चुके हैं। बाहर निकलना है तो प्लीज़ इन चीज़ों को देखिएगा, SOPs का ख्याल रखिएगा। ये एक मैसेज ही है जो आपको बार बार दे सकते हैं। अगली खबर की तरफ जाएंगे और अगली खबर कोरोना के हवाले से ही है। 7 इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन, 49,000 घरों के 3,31,000 मकीन कैद। मेरी समझ से बाहर है ये चीज़। ये स्मार्ट आपको पता है स्मार्ट खुद प्राइम मिनिस्टर क्योंकि बड़े स्मार्ट, घर में कैद हो जाएं, कोरोना का बिल्कुल ही खात्मा हो जाए। मैं आपको सीरियसली ऑनेस्टली बता रही हूं, ये इस मरतबा चूंकि जो प्रीवियस लॉकडाउन थे उसमें सिर्फ गुंजानाबाद शहर का इलाका था, अंदरून शहर का, बाकी पोश इलाके थे, खैर इतनी ज़्यादा आबादी भी नहीं वहाँ पे। और अब की बार जो आप टाउनशिप की बात करिए, ये हकीकी मानों में यहाँ पर आबादी की जो तादाद है वो ज़्यादा है। और आपको इल्म होगा कि सारा हमारा भी यही फोकस रहा है, हमने भी ये जो रिपोर्ट किया है कि घर रहे, आबादी चाहे ज्यादा होगी, आपने इतने मकीनों को वाकई कैद किया है। मेरा सवाल ये है, अब देखिए स्मार्ट लॉकडाउन में तो फिर आपको स्मार्ट लॉकडाउन से ज्यादा आप चाहती हैं पूरा शहर कैद हो, आप ये चाह रही हैं पूरा शहर। मैं तो ये पूछ रही हूँ कि जहां पर स्मार्ट लॉकडाउन किया है आपने फिगर्स बता दिए कि इतने मकीनों को हमने कैद किया है। जो लॉकडाउन की नहीं, आप कैद का आप नेगेटिविटी की तरफ क्यों जा रही हैं? आप मुस्बत रिपोर्टिंग की तरफ आए ना। मैं मुस्बत रिपोर्टिंग
स्मार्ट लॉकडाउन को, प्राइम मिनिस्टर के स्मार्ट लॉकडाउन पॉलिसी को दुनिया में बड़ा सराहा गया है। मतलब और दुनिया के आलमी जो इदारे हैं, आलमी इदारों ने कहा है कि प्राइम मिनिस्टर ने कमाल कर दिया कोरोना वबा के हवाले से। लॉकडाउन की डेफिनेशन आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। अभी डे बिफोर यस्टरडे में यूनाइटेड नेशन के जो WHO के सरबराह थे उनको देख रहा था कि उन्होंने बड़ी तारीफ की जो स्मार्ट लॉकडाउन पॉलिसी की। आप कह रही हैं कि स्मार्ट लॉकडाउन खुद से देखते आए हैं ना। अभी बता दें जो स्मार्ट लॉकडाउन है, हमने तो वहां पर देखा, मैं खुद विजिट कर चुकी हूं इलाकों को, लोग अंदर बाहर आ जा रहे हैं। ये है स्मार्ट लॉकडाउन। और आप कह ये दें कि हमने इतने मकीनों को घर में कैद करके रख लिया है, वो तो NCOC की टीम को भी तो हमने मुतमिन करना है ना कि स्मार्ट लॉकडाउन कर दिया, लेकिन हकीकी मानों में जो सूरत हाल है, ग्राउंड रियलिटी है, वो मुख्तलिफ है। स्मार्ट लॉकडाउन भी स्मार्ट लॉकडाउन नहीं है। ख्वाह WHO को नजर आ रहा हो कि बड़ी एफिशिएंसी है प्राइम मिनिस्टर, वो जब आप बैरियर लगा देंगे, पुलिस एहलकार बिठा देंगे, कनाते लगा देंगे, तो सब कहेंगे कि वाह लॉकडाउन हो गया जी। आपके 3-4 रिपोर्टर्स मुख्तलिफ इलाकों से रिपोर्ट कर रहे थे, आप उनको देख लें और आपको अंदाजा होगा कि स्मार्ट लॉकडाउन पॉलिसी किस तरह से पिट गई है। आप इस सारी सूरत हाल में आपने जिस तरह का जो लॉकडाउन अर्लीस्ट फेजेस में था, उस तरह का लॉकडाउन जो है वो कहीं पर भी नजर नहीं आया। या जो रिसेंटली 7 इलाकों को बंद किया गया था वो थोड़ा ना, अब आप भी ये चीज मेंशन कर रहे हैं कि जो पहले बिल्कुल स्टार्ट में लॉकडाउन किया गया, उस लॉकडाउन की मैं खुद गवाह हूं। मैंने खुद मार्केट्स भी विजिट की, मैं खुद घर से भी बाहर आ रहा हूं, कसूर हमारे लॉकडाउन था, वो एक्चुअली लोगों को डरा रहा था। अब ये स्मार्ट लॉकडाउन तो सिर्फ ड्रामेबाजी है, दिखावा है। देखिए हम इसमें कसूर हमारे अपने लोगों का भी है कि हम मानने के लिए तैयार नहीं। आज भी शहर के मुख्तलिफ इलाकों से जब बात होती है लोगों से, तो वो कहते हैं कि कोरोना कुछ नहीं है, ये फ्रॉड है और ये पैसे कमाने का एक जरिया है। ऐसी बात नहीं है। इस तरह की जो अफवाहें चलती हैं, उससे आप किसी का भला नहीं कर रहे होते बल्कि नुकसान ही कर रहे होते हैं। तो संजीदगी का जो एलिमेंट है वो उसकी बात कर रहे हैं। बहरहाल स्मार्ट लॉकडाउन की अगर लोग वायलेशन करेंगे तो फिर नुकसान अपना ही करेंगे, किसी और का नुकसान नहीं होगा। अब ये जितना मर्जी स्मार्ट लॉकडाउन कर लें, लोग बड़े स्मार्ट हो गए हैं, लोगों को सब पता है ये स्मार्ट लॉकडाउन क्या है। जितना आपने परेशान किया तब भी स्मार्ट ना हो, जितना आपने परेशान किया है तो तब भी ना। ये मुझे आप परेशान करने का जिम्मेदार ना बनाएं। हमने लोगों को सच दिखा दिखा के एक्चुअली स्मार्ट किया है। अगली खबर की तरफ जाएंगे। जुना अस्पताल से खबर है जहां पर OPD बहाल कर दी गई है, लेकिन चूंकि ये शहर के बड़े अस्पताल हैं, टीचिंग अस्पताल हैं, यहां पर SOPs पर अमल दरामद कराना एक मेरे ख्याल से बड़ा टास्क है। बहुत बड़ा सवालिया निशान है। यहाँ पर अगर मरीज आ रहे हैं तो किस तरह से आप SOP पर अमल दरामद कराएंगे? अगेन SOPs नजरअंदाज, क्या कहेंगे राव साहब? देखिए SOPs तो नजरअंदाज होंगे जब पेशेंट्स होंगे आपके पास 1000 और जो आपके पास अमला होगा वो होगा 2 दर्जन, 24-25 का स्टाफ होगा, तो फिर प्रॉब्लम तो होगी। ये तो फिर होगा ये और इसी के लिए वो बनाई गई थी जिसको आप तलाशी गुमशुदा भी हम कहते हैं, टाइगर फोर्स, इसीलिए वो बनाई गई थी। आप घूम फिर के पकड़ लेते हैं टाइगर फोर्स। देखिए टाइगर फोर्स, मैं दुआ करती हूं मुझे हैरानी होती है, मुझे हैरानी होती है कि वॉलंटरीली लोगों ने अपने आप को रजिस्टर्ड किया और जब बात उनसे हुई तो पता चला कोई फलां जगह पे काम करता है कि कोई, तो वो तो अपना बेचारे काम करेंगे, वो इधर कैसे काम कर सकते हैं? ये तो फुल जॉब है। तो SOPs के अमल दरामद तब तक मुमकिन नहीं जब तक हर शहरी अपना किरदार अदा नहीं करता। अब आप को जो स्टाफ है वो बढ़ाने की ज़रूरत है हॉस्पिटल्स पे ऑब्वियसली जब OPDs खुलेंगी तो फिर प्रेशर भी बढ़ेगा और बहुत सारे लोग इसी वजह से भी ये OPDs बंद होने की वजह से भी बहुत ज़्यादा नुकसान जो है वो हो रहा था। जो मैं आपको वो रेशो की बात कर रहे थे कि जो अमवात हैं वो ज़्यादा हो रही हैं। हम अगर बात करें शहर के एक बड़े कब्रिस्तान की, तो मैं ये जो हैरानकुन तौर पर 100% ज़्यादा जो तदफीनें वहाँ पर हुई हैं मियानी साहब कब्रिस्तान में, जिससे ये अंदाज़ा वहाँ पर पूरे शहर से लोग तकरीबन आते हैं। शहर के ख़ास तौर पर इतना पुराना और मुकम्मल उनके पास डेटा भी होता है जिसकी भी तदफीन हो, तो होश अरबा जो इंकशाफात थे वो हो रहे थे। तो अब OPDs खुल गई हैं, इसको स्ट्रीमलाइन भी करें। जो अपना पैरामेडिक स्टाफ है उसको थोड़ा उनको पुशअप करें ताकि वो भी अपना किरदार अदा करें। वैसे तो सूरत हाल ये है कि हम हड़तालों से बाहर नहीं आ रहे, मुतालबात की मंजूरी
रुकी हुई है। जब से हेल्थ मिनिस्टर आई हैं हर रोज कोई ना कोई नया इशू जो है वो हेल्थ के हवाले से आता है। आपने हेल्थ मिनिस्टर का जिक्र करके एक नया जो है वो टॉपिक छेड़ दिया है। मुझे ब्रेक की तरफ जाना है, मुझे ब्रेक की तरफ जाना है, वापस आते हैं, इस पे बात कर लेते हैं। नाज़रीन ब्रेक लेंगे, वापस आते हैं। जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद शो में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे और अगली खबर की तरफ जाएंगे। अगली खबर हमारे पास है जी, शहबाज शरीफ दौर के टेक्निकल एजुकेशन मंसूबे को ब्रेकें लग गई। किस किस मंसूबे को ब्रेकें लग गई हैं राव साहब? अच्छा, आपको याद है प्राइम वसीम अकरम प्लस की एक स्पीच थी बजट के एंड सेशन पे, जिसमें बड़े बुलंदोबांग दावे किए जा रहे थे कि हमने साबका हुकूमतों के जो प्रोजेक्ट्स थे उनको अधूरा नहीं छोड़ा, उनको मुकम्मल कर रहे हैं। और ये किस मंसूबे को मुकम्मल किया राव साहब? ये मुझे तो नहीं पता, वैसे तो ऑरेंज लाइन 2 साल हो गए और बस उसको जब खुद एस्केलेटर्स पर मैं देख रहा था वसीम अकरम प्लस को कि किस तरह से वो नीचे आ रहे हैं और सारी चीज़ें, और ये तो बहुत अरसा पहले की तैयार है। अब जो काम है करने वाला है उसको ऑपरेशन करना है। ऑब्वियसली अब कह दिया उन्होंने कि कोविड जो ही ख़त्म होगा तो होगा। अब इस सूरत हाल में हम देखें कि ये जो IT का फ़नी तालीम के हवाले से प्रोजेक्ट है, इसमें इसको नज़रअंदाज करना आप अपने मुस्तकबिल से खेलने के मुतरादिफ होगा, क्योंकि इससे शहबाज शरीफ के बच्चों ने मुस्तफीद नहीं होना, इससे किसी और मुल्क के बच्चों ने मुस्तफीद नहीं होना, आपके शहर के बच्चों ने मुस्तफीद होना है, आपके अपने बच्चों ने मुस्तफीद होना है। तो इस तरह के साहब कहते तो हैं कि तरजीहात है उनकी तालीम, सेहत और उनकी तो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे वो तरजीहात थी, लेकिन माफ़ कीजिएगा अभी तक कुछ नज़र नहीं आया ह्यूमैनिटेरियन के हवाले से। हर तरफ से तबाही नज़र आ रही है, तबाही। बुरी खबर ही आती है कि उस अदारे से इतने लोग निकल रहे, वो बड़ी फर्म थी वो बंद हो गई, बड़ी जो कंपनी थी मैन्युफैक्चरिंग की, उसने अपनी प्रोडक्शन जो है 15 दिन बंद कर दी। तो इस तरह की खबरें तो बहुत आ रही हैं जब से तब्दीली आई है, लेकिन इस तब्दीली को अब कम से कम खुद भी तब्दील करने की जरूरत है। आपने तब्दीली का जिक्र किया, एक और तब्दीली मेरी नजरों के सामने आ गई है, मुझे इसकी अक्सर आपने देखा होगा ट्रकों के पीछे लिखा होता है कि बदल अपने आप नू। हाँ। तो पहले अपने आप को बदलो, फिर तब्दीली भी जो है वो आएगी। तो जब तक आप अपने आप को नहीं बदलेंगे, अब ये नौबत आ गई हमें ट्रकों की मिसाल। ऑब्वियसली ट्रकों के पीछे लिखा होता है। मुझे तब्दीली की बात आपने की है, एक तब्दीली आई है, यहाँ पे मोबाइल राजी रिकॉर्ड सेंटर कायम करने की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई है। पटवारी कल्चर का खात्मा, मैं तो बहुत अरसे से सुनती आ रही हूं, ये तो बचपन से सुनते आ रहे हैं, पटवार कल्चर का खात्मा होगा। इसके बाद जब कश्मीर आजाद होगा तब पटवार कल्चर का खात्मा होगा। इसको उसी से मंसूब कर देते हैं। वैसे करना तो ऑरेंज लाइन को भी उसी से चाहिए था, क्योंकि ना वो होगा और ना तो अब ये नहीं, ऑरेंज को आप BRT के साथ कर दे मंसूब। अब BRT के साथ किया हुआ, वैसे हमने नहीं किया हुआ। हाँ। वो जिन्होंने अपने आप को नहीं बदला उन्होंने किया हुआ है। हाँ। अच्छा, इस प्रोजेक्ट के हवाले से अच्छा है अगर हो जाए, हकीकी मानों में कोई चीज़ नज़र आ जाए। अच्छा, ये वो चीज़ें थी जिन पे शायद बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं थी। पटवार कल्चर, पुलिस, हेल्थ रिफॉर्म्स और आपके साथ साथ लॉ एंड ऑर्डर के जो इश्यूज़ हैं, इन पे बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन बदकिस्मती से तब्दीली आ गई। लेकिन इन जो महकमों में कोई तब्दीली जो है वो हम नहीं देख सके। अब ये लैंड रिकॉर्ड के हवाले से तो हम पिछले 10 सालों से ये सुन रहे हैं कि लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी भी बन चुकी हुई है। अब ये मोबाइल वैन्स शुरू होंगी, लेकिन काम इधर भी इतना आसान नहीं है। इधर भी जो इश्यूज़ हैं वो रहते हैं आए रोज़, या उनके मुलाजमीन सरापा एहतजाज होते हैं, या वहाँ पर आने वाले साइलिन किसी ना किसी तरह सरापा एहतजाज रहते हैं। बहरहाल ये हो जाए तो अच्छा है, अवाम के लिए अच्छा है। अवाम की जब बात की जा रही है तो इस तरह की खबरें डिस्कस करने का मकसद क्या है? जो मैं अगली खबर की तरफ जा रही हूँ, एक मैसेज देना कि आप तक ये मैसेज पहुंचाया जाए कि ये चीज़ें एक्चुअली इनकी कोई हकीकत नहीं है, इनसे सीखना चाहिए। और सीखने की बात यह है, खबर की तरफ मैं जाऊंगी। टिकटॉक पर दोस्ती का भयानक अंजाम, दोस्त से मिलने आई लड़की से इज्तिमाई ज्यादती की गई। ये वाकयात इंतहाई अफसोसनाक है, जितनी इनकी मजम्मत की जाए कम है। फिर इस चीज़ के बैकग्राउंड की तरफ अगर जाएं तो हम कहते हैं जी घर वालों को बच्चों का ख्याल रखना चाहिए। सोशल मीडिया ऐप्स का इस्तेमाल किस तरह से आपके बच्चे कर रहे हैं, किस तरफ जा रहे हैं, ये चीजें देखना बहुत जरूरी है। राव साहब वक्त कम है, इस पे एक मैसेज में आपका मैं इस पे सिर्फ इतना ही कहूँगा कि अब तो हर चीज़ समझना आसान है और अब बड़ों के बस की बात नहीं रही। ये बच्चों को ही अपना किरदार अदा करना है। इसमें बच्चे खुदारा जो नेगेटिविटी है उससे निकलें, पॉजिटिविटी की तरफ आएँ।
तो इसका बेहतर इस्तेमाल किया जा सकता है। किसी और शोबे में रिसर्च करके आप अपने आप को एकेडमिकली जो इम्प्रूव कर सकते हैं। तो बच्चों की सलाहियतों को ये जो इंटरनेट का बेजा इस्तेमाल है, मैं ये समझता हूँ कि इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट बहुत कम है, नेगेटिव इम्पैक्ट ज़्यादा है। और इस हवाले से कोई मेरे ख्याल से मैं तो मशवरा दूंगी हुकूमत को भी, हमारे जितने मीडिया हाउसेस चैनल्स हैं, सबको एक कैंपेन शुरू करनी चाहिए। सोशल मीडिया का मुस्बत इस्तेमाल किस तरह से किया जा सकता है। ऑब्वियसली लोग परेशानियों से भी महफूज रहेंगे और एक अच्छा इंपैक्ट भी हमें ओवरऑल नजर आएगा। थैंक यू सो मच राव साहब। नाज़रीन ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहेंगे और जैसा कि प्रोग्राम के स्टार्ट में ही बताया था मैंने आपको कि आज हम डिस्कस करेंगे शहर में किन किन मकामात पर मवेशी मंडियां लग रही हैं, क्या क्या इंतजामात होंगे, टाइमिंग्स मुकर्रर की गई हैं। आज की लीड स्टोरी के मुताबिक आपको ये भी बताया था कि सुबह 6 से शाम 7 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया है। तो शहरी किस तरह से बआसानी मंडियों का रुख कर सकते हैं, क्या क्या SOPs होंगे, वहाँ पर सहूलियात क्या क्या होंगी, व्यापारियों के लिए क्या सहूलियात हैं, कॉन्गो वायरस का हमने जानवरों में जिक्र सुना, उसके लिए क्या क्या इंतजामात किए जा रहे हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मवेशी मंडियां लगाते वक्त जो है प्लानिंग की जाती है। तो इसी प्लानिंग के हवाले से जान लेते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में हमारे मेहमान मौजूद हैं जो कि इन तमाम मंडियों की निगरानी कर रहे हैं। इंचार्ज हैं मोहम्मद जुबैर भट्टू साहब, इनके बारे में मैं आपको बताती चलूँ। मेट्रोपॉलिटन ऑफिसर रेगुलेशन हेडक्वार्टर हैं, खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है जुबैर साहब? मैं ठीक हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। थैंक यू सो मच जुबैर साहब आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो मवेशी मंडियां शहर में लगाई जा रही हैं और टोटल शहर में 12 मवेशी मंडियां लगाई जा रही हैं। किन किन मकामात पर लगाई जा रही हैं ये बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। आपने मुझे जो है ना इस मौजू पर बात करने के लिए बताया। सबसे जो बड़ा फीचर है वो कुर्बानी का होता है। सुन्नत इब्राहिमी हम मनाते हैं और लाहौर शहर में जो है ना 12 मंडियाँ इस साल लगाई जा रही हैं। पिछले साल 7 मंडियाँ थीं। उनकी तादाद में इजाफा इसलिए किया गया है कि ये कोविड-19 की जो वबा है इसको मद्देनज़र रखते हुए लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी जगह मुयस्सर हों जहाँ से वो कुर्बानी के जानवर ख़रीद सकें। लखू डेयर है, रिंग रोड के साथ कैद-ए-आज़म इंटरचेंज, वहाँ हमारी एक बहुत बड़ी मंडी है। उसमें बहुत ज़्यादा जो है ना पिछले साल भी जो है ना रश था। अब हमने उस मंडी को जो है ना आगे एक्सपेंड कर दिया है और वो मंडी अब 1100 कनाल रकबे पर जो है ना लगाई जा रही है। इसके बाद जो है ना LDA सिटी है, ये एक नई मंडी है। पिछले साल ये मंडी नहीं थी। यहाँ जो है ना 2000 कल तक हमने 1000 कनाल था, अब हमने उस प्लान को आगे बढ़ाते हुए 2000 कनाल रकबा जो है उसके ऊपर ये मंडी लगाई जा रही है। इसके अलावा तीसरी जो सबसे बड़ी मंडी है वो DHA का फेज़ 9 है। वहाँ जो है 2300 कनाल पर जो है ना मंडी लगाई जा रही है और DHA फेज़ 9 और ये LDA सिटी वाली, इन दोनों मंडियों को हम जो है ना मॉडल मंडी के तौर पर पेश करेंगे और यहाँ वो सारे SOP जो है जो कोविड-19 के हवाले से हैं, जो मॉडल मंडी के हवाले से उन पर अमल दरामद किया है। इसके अलावा फ्रूट एंड वेजिटेबल मार्केट के साथ है मंडी, अल्पाइन रोड है, मांगा से जो रायवन जाते हैं तो वहाँ जो है ना मंडी लगाई जा रही है ताकि जो शाहपुर कांजरा की मंडी है उस रश को कम किया जा सके। NFC फेज़ 2 है बैरिया से आगे, वहाँ मंडी लगा रहे हैं। रायविंड का इलाका जो है उसको कवर करने के लिए वहाँ जो है निसार स्पिनिंग मिल्स है जहाँ तबलीगी इज्तिमा होता है, उससे आगे जो सारा एरिया खाली पड़ा है वहाँ एक मंडी लगाई जा रही है। इसके अलावा सगियाँ रोड के ऊपर जो है ना 2 मंडियाँ लगाई जा रही हैं ताकि सिटी का जो एरिया है उस सारे इलाके को वहाँ कवर किया जा सके। सही, ये तो शहर के वो मकामात हैं जहाँ पर मवेशी मंडियाँ लगाई जा रही हैं। तो कुछ इंतजामात की तरफ आ जाते हैं। इंतजामात भी इस हवाले से मुकम्मल कर लिए गए हैं क्योंकि कल सुबह 6 बजे से गालिबन ये मंडियाँ शहर में लग जाएंगी। तो क्या क्या इंतजामात किए गए? जी, इंतजामात के हवाले से मैं बता दूं कि इस वक्त जो है मौके पर सिविल वर्क जो है वो काम हो रहा है। हर मंडी में जो है ना जानवरों के पीने के लिए जो पानी का इंतज़ाम है वो किया जा रहा है। इसके अलावा जो है ना साए के लिए टेंटेज लगाए जा रहे हैं। इसके अलावा जो है ना लाइटिंग का इंतज़ाम किया जा रहा है। दफ्तर होगा हमारा एक, वहाँ एक मेडिकल कैंप होगा, वहाँ एक लाइफ स्टॉक का कैंप होगा। बड़ी दूर दराज से ये जो कोई राजनपुर से, कोई डेरा गाजी खां से ये जानवर लोग लेकर आते हैं और जब पहुँचते हैं तो इनके जानवर भी बीमार होते हैं और ये खुद भी जो है ना बीमार होते हैं। तो फौरी तौर पर इनको जो है ना मेडिकल एड की ज़रूरत होती है, जानवर को भी जो है ना फौरी चेकअप ज़रूरत होती है। तो उसके लिए लाइफ स्टॉक और मेडिकल का कैंप होगा। एक हमारा ऑफिस होगा जहाँ कंप्लेंट जो है ना सेल होगा, वहाँ जो भी आदमी हर मंडी में ये हर मंडी में ये सारे। हम गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। जब
हम इंतजाम की बात करते हैं तो सबसे अहम चीज़ जो कि हम डिस्कस करते हैं वो ये है कि सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो सिक्योरिटी में जुबैर साहब से भी जानूंगी, अभी इरफान मलिक ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे जान लेते हैं कि पुलिस की जानिब से क्या सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं और ये जो तमाम तर प्लानिंग की गई है इसमें पुलिस को क्या टास्क सौंपा गया है। थैंक यू सो मच इरफान, आपके वक्त का शुक्रिया। मुझे बताइएगा, शहर में कल से जो 12 मकामात पर मवेशी मंडियां लग रही हैं, यहाँ पर पुलिस की जानिब से क्या इंतजाम किए गए हैं, शहरियों की सिक्योरिटी यकीनी बनाने के लिए क्या कुछ किया जाएगा? बिल्कुल, आपको बताएं कि जिले इंतजामिया की तरफ से जो लाहौर के अंदर 12 मवेशी मंडियां लगाई गई हैं, ये मवेशी मंडियों के हवाले से जो क्योंकि कोविड-19 चल रहा है और इसी डर की वजह से ये मंडियां लगाने या ना लगाने के फैसले काफी अरसे से जेर बहस थे, लेकिन अब फाइनली ये 12 मंडियां जो हैं वो लगाई जा रही हैं और इस पे जो फोकस किया गया है वो यही है कि कोरोना SOPs को मद्देनजर रखते हुए लोगों को एंट्री जो है वो करवाई जाए और इसकी तमाम तर जिम्मेदारी जो है वो जैसे हम साबका दौरे हुकूमत में देखते थे कि तमाम जो कोई अगर किसी जगह पे लाइन सीधी करवानी होती थी तो पुलिस को बुलाया जाता था, किसी जगह पे आटा महंगा था तो पुलिस को बुलाया जाता था। तो यहाँ पे भी अब यही सूरत हाल है कि कोविड के हवाले से जो SOPs के ऊपर अमल दरामद करवाने की जिम्मेदारी भी पुलिस के ऊपर होगी। पुलिस की वहाँ पे टीमें मौजूद होंगी जो बगैर मास्क के किसी को अंदर जाने की इजाजत नहीं देंगी। वहाँ पे बच्चों को अंदर जाने की इजाजत नहीं दी जाएगी, जो बड़े हैं उनको भी अंदर जाने की इजाजत दी जाएगी। जो हम अक्सर रिपोर्ट भी करते हैं, हमारे रिपोर्टर्स मवेशी मंडियों की सूरत हाल जब भी हम रिपोर्ट करते हैं बताते हैं वहां पर जेब कतरे बहुत होते हैं, जिसकी वजह से वो लोग जो कि आते हैं वहां पर खरीदारी करने के लिए जानवरों की, वो बेचारे परेशान होकर रह जाते हैं। इसके लिए क्या कुछ किया गया है? ना बिल्कुल, इसके लिए पुलिस की जानिब से आज जो सिक्योरिटी प्लान जो है वो प्रस्तुत किया जा रहा है और पुलिस का कहना है, पुलिस काम का ये कहना है कि प्रॉपर जो ये 12 मंडियां हैं वहाँ पे एक तो मुतलका पुलिस स्टेशन के अलावा पुलिस लाइन से रिजर्व नफरी जो है वो वहाँ पे भिजवाई जाएगी और उसके साथ साथ अफसरान की ये जिम्मेदारी होगी कि इन तमाम जो एरियाज हैं इसके ऊपर पेट्रोलिंग के लिए पुलिस रिस्पॉन्स यूनिट और उसके साथ साथ डॉल्फिन फोर्स जो है इसका गश्त बढ़ाया जाए, ताकि अगर ऐसी, क्योंकि जब भी मंडियां लगती हैं तो वहाँ पे सबसे ज्यादा जो वारदातें होती हैं वो नौसरबाजी की, धोखाधड़ी की वारदातें होती हैं। जो व्यापारी आते हैं उनको लूट लिया जाता है मुख्तलिफ तरीकों से, तो उनको रोकने के लिए वहाँ पे जो पुलिस के काउंटर होंगे, अगर किसी को शिकायत होगी तो वो उस काउंटर पे बताएगा और उसके साथ साथ। ठीक है, थैंक यू सो मच इरफान। क्या क्या पुलिस की जानिब से तैयारियां की गई हैं इरफान हमें बताए थे। जुबैर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जुबैर साहब, ये सब चीजें इंतजाम का हिस्सा होती हैं। इरफान ने डिटेल्स बताएं कि पुलिस टास्क मिला है। मुझे ये बताइएगा, मॉनसून है, बारिशें हो रही हैं और इस दफा तो रिकॉर्ड तेज बारिशों की पेशगोई की गई है, बड़ा टास्क होता है आपने सूरत हाल को मैनेज रखना, क्योंकि वहाँ पर आपके जानवर भी हैं। हम देखते हैं कि शामियाने जो लगाए जाते हैं वो गिर जाते हैं और फिर चीज़ें मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। ये मैं वजाहत कर दूं कि ये सारी मंडियाँ जो हम लगा रहे हैं ये मेक शिफ्ट हैं कि ये 15 दिन के लिए लगाई जा रही है और 15 कल से ये फंक्शन होंगे और 31 जुलाई तक जो है ना, ईद कुर्बान तक जो है ना ये मंडी चलती रहेगी। यहाँ बारिश भी होनी है, सारी चीज़ें होती हैं, ये हमारा बेटर एक्सपीरियंस है। पिछले साल भी इस तरह चीज़ें आई थी सामने, बारिश होती, उसके लिए हमने जो है ना प्रॉपर एक इंतज़ाम किया है। हमारा एक पूरा स्क्वाड है इंजीनियरिंग ब्रांच का, हमारे जो डिवाटरिंग सेट है वो वहाँ मौजूद होंगे और वो जहाँ भी बारिश का पानी जो है ना पॉन्डिंग होगी उसको फौरी तौर पर वहाँ से डिस्पोज ऑफ किया जाएगा। इसके अलावा जो है ना हमने वाफर मिकदार में वहाँ मट्टी और जो है ना केरी का बंदोबस्त किया है कि जहाँ जो है ना अगर कोई स्लश होता है तो उस रास्ते को क्लियर किया जा सके। बारिश के पानी की निकासी के लिए जो है ना हमारी टीमें 24 घंटे वहाँ मंडी में जो है ना मौजूद रहेंगी और जब भी बारिश होगी फौरी तौर पर जो है ना वो अपना। ठीक है, निकासी आपके इंतजाम के लिए भी टीमें मौजूद होंगी। ट्रैफिक प्लान तश्कील दिया गया है क्योंकि वो मंडियां जहां पर शहरी मतवातर जाते हैं, जहां पर ज्यादा आना जाना होता है, आपको पता होगा सगिया मंडी हो गई, शाहपुर कांड्रा हो गई, यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग जाते हैं, तो यहाँ पे तो ट्रैफिक प्लान भी तश्कील देना ट्रैफिक के लिए हमने जो है अपना पूरी मंडियों की जो लोकेशन है, जिन जिन रोड पर ये मंडियाँ लगाई जा रही हैं उनका एक पूरा प्लान ट्रैफिक को दे दिया है। उसको ट्रैफिक डिपार्टमेंट जो है ना मैनेज करेगा। ट्रैफिक डिपार्टमेंट अपनी ड्यूटियाँ लगाएगा। वाकई एक बहुत ज़्यादा रश होता है और चूँकि एक बहुत बड़ी तादाद लोगों की है जो इन मंडियों में आती है, उनकी गाड़ियाँ भी होती हैं। दूसरा वो जो हम बेहंगम पार्किंग देखते हैं, जिसका जहाँ दिल किया गाड़ी लगाई, वो ज़्यादा मसाइल आपके लिए पैदा कर देती है। पार्किंग का हमने हर मंडी के अंदर एक प्रॉपर स्पेस दी है
ठीक है। पार्किंग स्टैंड बनाए गए हैं, वहाँ है। लोग अपनी गाड़ी पार्क करेंगे, उस पर किसी किस्म का कोई टैक्स नहीं होगा। तो ये शहरियों से भी रिक्वेस्ट करते हैं कि जहाँ कहीं पे पार्किंग के लिए इंतजाम रखा गया है, खुदारा अपनी गाड़ियाँ अपनी बाइक्स वहाँ ही पार्क करें, क्योंकि इसकी वजह से बहुत सारे मसाइल हो जाते हैं। बिल्कुल, जो पार्किंग प्लेस होगी वहाँ जो है ना उनको टोकन दिया जाएगा, वहाँ अपनी गाड़ी पार्क करेंगे, मोटरसाइकिल अपनी पार्क करेंगे, उसके बाद जो है ना पैदल जाकर मंडी में जाएंगे। मंडी का जो एक एंट्री पॉइंट होगा वहाँ जो है प्रॉपर उनको जो है ना कोविड-19 के हवाले से उनकी स्क्रीनिंग की जाएगी, थर्मल गन के जरिए उनका टेम्परेचर चेक किया जाएगा। जो जिसके पास ये एसओपीज हैं जिन पर अमल दरामद किया जाएगा। हमारे नाज़रीन सुन लें, जिस मवेशी मंडी में वो ये जाएंगे तमाम ये एसओपीज उनको फॉलो करने हैं। इन केस अगर आप ये नहीं करेंगे तो इस पर ऑल्टरनेट क्या होगा, वो भी मैं जुबैर साहब से पूछूंगी। जुबैर साहब, सबसे पहले टेम्परेचर चेक किया जाएगा, उसके बाद ये होगा कि फेस मास्क जो है ये लाजमी है। मंडी में जाने के लिए फेस मास्क पहनना ज़रूरी है, ग्लव्स पहनने लाजमी है। अब ये है कि लोग मंडी में आ गए हैं तो उनके पास फेस मास्क या ग्लव्स नहीं है, तो उसके लिए हम हर मंडी के एंट्री पॉइंट पर एक स्टॉल बना रहे हैं जहाँ जो है ना सब्सिडाइज रेट पर फेस मास्क, ग्लव्स, सैनिटाइजर ये चीज़ें जो है ना दस्तयाब होंगी। ठीक है। इसके अलावा मंडी में जो लोग आएंगे गाड़ी में उनकी तादाद 2 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। 2 लोग आएँ वो मंडी के अंदर जो है ना पार्किंग प्लेस पर अपनी गाड़ी पार्क करेंगे। और ये भी कहा जा रहा है कि बच्चों को और ज्यादा एज के जो अफराद हैं उनको बच्चे और जो 50 साल के ऊपर के बुजुर्ग लोग हैं उनको जो है ना बिल्कुल मंडी में आने की इजाजत नहीं है। सही। क्योंकि ये मंडी पहले जो थी एक फन बना हुआ था कि बच्चे पूरी फैमिली के लोग सारे जो है ना मंडी में आते थे। ऑब्वियसली बच्चों का शौक होता है ना, आप विंडो शॉपिंग के लिए बहुत सारे लोग चले जाते हैं। बिल्कुल बच्चों का शौक होता है जी आप मंडी जा रहे हैं मुझे भी साथ लेकर जाएं। तो अब जो है ना ये कोविड-19 की जो वबा है, मैं सामीन को यही कहूँगा कि इस हवाले से बिल्कुल आप बुजुर्गों को मंडी में ना लाएं, बच्चों को ना लाएं। घर के जो है ना एक गाड़ी में 2 अफराद आएँ, अपना बकरा अपना जानवर जो है ना वो पसंद करें, उसके बाद जो है ना उसको लेकर जाएं। कोविड-19 के हवाले से जो SOP हैं उन पर अमल दरामद करना ज़रूरी है। जितने भी मंडी के हमारे पॉइंट्स होंगे वहाँ जो हमारा ऑफिस होगा वहाँ एक हमने पूरा स्क्वाड बनाया है, जो एक साउंड सिस्टम भी है जो हर वक्त ये अनाउंसमेंट भी करता रहेगा सोशल डिस्टेंसिंग के हवाले से। कोविड-19 के SOP है उन पर अमल दरामद के हवाले से वहाँ फ्लैक्सेस भी लगाई जाएंगी, लोगों को अवेयरनेस भी दी जाएगी। लेकिन इसके बावजूद जो है सबसे जो अहम और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि मंडी में जो भी ख़रीदार आ रहा है कुर्बानी का जानवर ख़रीदारी के लिए, वो अपने घर से ये तैयारी करके आए कि उसने एक जो है ना बहुत ज़्यादा रश वाली जगहों पर ये हमारी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमने सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना है, हमने फेस मास्क पहनना है, हमने हाथों में ग्लव्स पहने हैं। ये वो चीज़ें हैं जिन पर मंडियों में तो इंतजामात किए गए हैं, आपको SOPs पर अमल दरामद के लिए कहा भी जाएगा और पाबंद भी किया जाएगा, लेकिन ये हमारी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जुबैर साहब, कुछ मकामात तो ऐसे हैं जहां पर ऑलरेडी मवेशी मंडियां लगती थी, कुछ नए ऐड किए गए हैं। जो नए ऐड किए गए हैं एक बार फिर हमारे नाज़रीन की आसानी के लिए बता दीजिए जी। जो नए मुकामात हैं उनमें जो सबसे जो इम्पोर्टेंट बड़ा हमारा जो है ना मंडी का पॉइंट है, सेल पॉइंट है, वो है LDA सिटी। ये काना काछा डिफेंस रोड पर जो है ना एक कक्केज़ई हाउसिंग सोसाइटी के आगे 150 फुट का रोड जा रहा है। वहाँ से आप जाएं रिंग रोड के क्रॉस करके, रिंग रोड के पहले जो है ना हमने इसकी पार्किंग की है और दूसरी तरफ ये मंडी का एक बहुत बड़ा पॉइंट जो है ना लगाया गया। इसके अलावा काना काछा जो है फ्रूट एंड वेजिटेबल मार्केट, उसके साथ जो है ना गवर्नमेंट की लैंड अवेलेबल थी, वहाँ जो है ना एक ये नया पॉइंट है। इसके अलावा तीसरा पॉइंट जो है वो है अल्पाइन रोड, उसके ऊपर जो है ना ये पंजाब लिक्विडेशन बोर्ड की एक रकबाजारी के अंदर है, वहाँ की मंडी लगाई जा रही है। और इसके अलावा जो नया पॉइंट है वो है मांगा रायविंड रोड पर, वहाँ एक हमारे पास जो है ना कोई 12 एकड़ पीस ऑफ लैंड जो है ना अवेलेबल था, उसके ऊपर है। रायविंड में जो पॉइंट लगाया है मंडी का है वो भी नया पॉइंट है, बिल्कुल तबलीगी वहाँ के सामने जो है ना निसार स्पिनिंग मिल के सामने जो है ना काफ़ी सारा रकबा पड़ा है, वहाँ जो है ना ये मंडी एस्टेब्लिश की है। और NFC फेज़ 2 जो है ये भी नया पॉइंट है, ताकि जो बैरिया टाउन और ये सारी लोकेलिटी है नहर के ऊपर EME है, इन सबको जो है ना इन जगहों पर जाकर लगाई गई हैं। सही। अभी हमें ज्वाइन किया फरहान यामीन ने। फरहान हमारे साथ मौजूद हैं मवेशी मंडी से, तो इंतजामात यहाँ पे क्या हैं उन्हीं से जान लेते हैं। फरहान, बताइएगा आप कौन सी मवेशी मंडी में मौजूद हैं और यहाँ पर इंतजामात कैसे देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं सगिया जो मवेशी मंडी है वहाँ पर मौजूद हूँ। हर साल यहाँ पर मवेशी मंडी लगाई जाती है, उसके हवाले से इंतजामात भी ज़िला इंतजामिया की जानिब से किए जाते हैं। तो अब भी ये जो हतमी शिकल है इंतजामात को वो दी जा रही है, लाइटिंग के इंतजामात कर दिए है और मुख्तलिफ जगह पर जो रास्ते ऊँचे नीचे हैं उनके ऊपर जो मट्टी है वो डालने का अमल जारी है। मेरा कैमरामैन भी दिखाया गया था, इस वक्त ट्रैक्टर ट्रालियाँ यहाँ पर लगी हुई हैं और जो
और जानवर को खाने के लिए सामान है वो पहुँचाया जा रहा है। मुख्तलिफ जगह पर टेंट लग गए। जानवर तो अभी यहाँ पर ताहम उस तरह नहीं पहुँचे हैं, लेकिन इक्की दुक्का जो व्यापारी है वो जानवर लेकर यहाँ पर अभी तक पहुँचा है। तमाम जिला इंतजामिया के जो लोग हैं यहाँ पर मौजूद हैं और इंतजाम को हतमी शक्ल देने की कोशिश कर रहे हैं। मेरी अभी इंतजामिया से बात हुई है, जिला इंतजामिया के जो अफसरान यहाँ पर जो एहलकार मौजूद है उनका कहना है कि आज जो शाम तक है वो तमाम के तमाम इंतजाम मुकम्मल कर लेंगे और पानी के लिए खासतौर पर खसूसी इंतजाम जो इंतजामिया है वो कह रही है उनकी जानिब किया जा रहा है, क्योंकि गर्मी है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, जानवर को भी इंसानों को भी पानी चाहिए। और दूसरी जानिब जो सफाई के इंतजाम के हवाले से जिला इंतजामिया का कहना है कि यहाँ पर इजाफी एहलकार तैनात किए गए हैं ताकि यहाँ पर सफाई का खास ख्याल रखा जाए, क्योंकि कोरोना वबा है और SOPs यहाँ पर बनाए गए हैं। उसके हवाले से भी जो इंतजामिया है SOPs के ऊपर जो अमल दरामद करवाने के हवाले से मुतारिक है। इंतजामिया का कहना है कि जो बच्चे हैं और जायद उम्र के लोग हैं उनको मंडी में आने की इजाज़त नहीं होगी। मास्क लाजमी जो मंडी में जो भी जानवर खरीदने के लिए आएगा उसे पहनना होगा। ग्लव्स का इस्तेमाल ठीक है। थैंक यू सो मच फरहान, आप हमारे साथ मौजूद थे और आपने आगाह किया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जुबैर साहब, आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है कि ये जो टाइमिंग मुकर्रर की गई है इसकी रीजन क्या है? क्योंकि दफातर से लोग अपने कारोबार से जब फ्री होकर जाएंगे 7 बजे मंडियां ऑलरेडी बंद हो जाएंगी, सुबह 6 बजे कौन जाएगा? ये सब चीजें जो टाइम मैनेज किया गया है ये किस बुनियाद पे किया गया है? देखिए, ये लोकल गवर्नमेंट जो है ना उसका एक नोटिफिकेशन है, उसमें ये टाइमिंग जो है ना सुबह 6 से जो है सुबह 6 से शाम 7 बजे तक जो है ना ये टाइमिंग मंडियों की है। लेकिन हम इसकी एक सजेशन पुट कर रहे हैं, क्योंकि मैं ज़ाती तौर पर जो है ना ये तीसरी मंडी जो है ना यहाँ लाहौर में लगवा रहा हूँ और मेरा जो एक्सपीरियंस है वो यही है कि लोग आमतौर पर रात के वक्त जो है ना शाम के बाद जो है ना निकलते हैं और बड़े आसानी से जो है ना वो शॉपिंग कर लेते हैं, जानवर खरीद लेते हैं, अपनी गर्मी भी कम होती है। इसके अलावा उनके पास टाइम भी होता है और मंडी में ये 2-2.5 घंटे की एक एक्सरसाइज होती है। उसके लिए जो है ना ये हम कोशिश करेंगे, गवर्नमेंट को एक रिक्वेस्ट करेंगे कि टाइमिंग को जो है ना ये एक्सटेंड किया जाए और ये रात 12 बजे तक जो है ना टाइमिंग हम करवाएंगे। सही, थैंक यू सो मच जुबैर साहब, आपके वक्त के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ऑब्वियसली हम शहरियों से भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ज़रूर अगर वो मैशू मंडियों में जा रहे हैं तो जो SOPs हैं उनका खास ख्याल रखें, क्योंकि इंतजाम जो हमारी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की जानिब से किए गए हैं वो तब तक नहीं उनके नताइज निकलेंगे जब तक शहरी ताउन नहीं करेंगे। बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। नाज़रीन, मुझे ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे और अब शामिल करेंगे आज के सेगमेंट्स। मोबाइल रेट सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि डिफरेंट मोबाइल रेट्स क्या हैं जी। तो सबसे पहले आज हमारे पास है क्यू मोबाइल नॉयर Z14 और इसकी कीमत है जी 22,500 रुपये। अगर आप खरीदना चाह रहे हैं तो 22,500 रुपये में आप ये मोबाइल खरीद सकते हैं। और इसके बाद जी नेक्स्ट मोबाइल नोकिया 7 प्लस और इसकी प्राइस है 29,900 रुपये। टेक्नो मोबाइल है जी 24,999 रुपये इसकी प्राइस है। नेक्स्ट मोबाइल है इन्फिनिक्स 05 और इसकी कीमत है 29,999 रुपये। जी तो नाज़रीन, ये हैं हमारे आज के मोबाइल रेट्स। आगे बढ़ेंगे, अगले सेगमेंट की तरफ जाएंगे जो कि है सिटी ट्यूटोरियल। जी हमारे साथ आज मौजूद होंगी योगा एक्सपर्ट अरूबा जावेद, जो कि हमें बताएंगी कि किस तरह से वो लोग जो कि सांस के अमराज में मुब्तला हैं योगा कर सकते हैं, उनके लिए परफेक्ट ट्रिक्स क्या हैं। अरूबा की तरफ जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम अरूबा, क्या हाल चाल हैं आपके? अस्सलाम, आई एम गुड, हाउ आर यू? आई एम फाइन। मुझे बताइएगा, जैसे कि आज का हमारा टॉपिक है जी वो लोग जो कि सांस की बीमारियों में मुब्तला हैं, योगा उनके लिए क्या मुस्तफिद है, वो योगा कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं। योगा इज वेरी गुड फॉर योर हार्ट हेल्थ एज वेल। जैसे कि बहुत सारे लोगों को कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेज हैं तो उनके लिए बहुत अच्छी चीज़ है। दूसरा, ब्लड प्रेशर के लिए, हाइपरटेंशन के जो पेशेंट्स हैं उनके लिए तो हर डॉक्टर आजकल यही चीज़ रिकमेंड करते हैं कि गो फॉर द योगा। दूसरी चीज़ ये आ जाती है कि बीमारियां किस तरह फैल रही हैं ये चीज़ें ना करने की वजह से। जब आप अपनी मिडिल एडल्टहुड के अंदर जाते हैं और आप टीन में ये चीज़ नहीं करते तो ये किस तरह आपको आगे जाके इस चीज़ को प्रिवेंट आपको कैसे करना है। तो योगा बेसिकली ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ जिम जाने वाले लोगों के लिए। यू कैन डू इट एट योर होम। आप अपने घर पे बैठ के भी, यू जस्ट नीड अ मैट।
आप योगा कर सकते हैं। ठीक है अरूबा, मुझे कुछ टिप्स बताइएगा, वो लोग जो कि सांस की डिफरेंट बीमारियों में मुब्तला हैं वो कौन कौन सा योगा घर बैठ के बासानी कर सकते हैं? अगर आप हमारे देखने वालों को सजेस्ट कर दें कुछ टिप्स तो बहुत अच्छा हो जाएगा। जी बिल्कुल, आप अपना सांस 2 मिनट के लिए रोकें, ठीक है, और एक लंबी सांस लें आराम। इस चीज को आपकी एक तो क्या करता है, ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ा देता है, ठीक है। तो आप आराम से 1 मिनट के लिए अपने आप को होल्ड करें ऐसे, और इस चीज को तकरीबन 3 से 4 मिनट की आप कोशिश करें। एकदम ये चीज नहीं होती, इट विल टेक सम टाइम, आपको टाइम लगता है। कुछ लोग कहते हैं कि हमसे ये चीज होती नहीं है, तो एकदम होगा भी नहीं, आपको थोड़ा सा टाइम आहिस्ता आहिस्ता करके बढ़ाना पड़ता है। अच्छा मुझे ये भी बताइएगा अरूबा, जब हम योगा करते हैं तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मैंने सुना है कि बहुत ज़रूरी होते हैं कि आपका सिटिंग पोस्चर और ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं कि आपके इर्द गिर्द का माहौल बिल्कुल साइलेंट होना चाहिए, आपका पोस्चर ठीक होना चाहिए। तो इन सब चीज़ों के बारे में बताइएगा, कितना ख्याल रखना ज़रूरी है? सबसे पहले तो पुअर पोस्चर कैन कॉज योर बैक पेन। इसकी सबसे जो मेन रीजन है वो ये है, अगर आपका पुअर पोस्चर, आप योगा भी अगर आप ठीक तरीके से नहीं कर रहे तो वो आपको ठीक करने के बजाय गलत जगह पे ले जाए। तो इसके लिए जरूरी है कि पहले आप फिजियोथेरेपिस्ट को दिखा दें। अगर आपको स्पेसिफिक नेक में अगर आपको पेन है, आपके शोल्डर्स में पेन है, आपके बैक में पेन है, तो उसके लिए अगर आप गलत पोज कर लेंगे तो आपको मसला होगा, वो आपको इस चीज से बचाएगा नहीं, आपको और ज्यादा उस बीमारी के अंदर धकेल देगा। तो इस चीज को इस वजह से कहा जाता है कि आप डॉक्टर से पहले अपनी आप इस चीज के बारे में बात करें, उसके बाद इसको अपने तक लेकर आए। ठीक है अरूबा, मेरा आपसे लास्ट क्वेश्चन ये, हमारे देखने वालों को क्या टिप देना चाहेंगी? रोजाना आपको योगा करने के लिए जो है वो किस तरह से टाइम निकालना ऑब्वियसली सबके लिए मुश्किल हो जाता है, कितना जरूरी है और कितना टाइम आपके लिए एक दिन में इनफ है? सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज, आपको अगर आप हर रोज नहीं कर सकते, इट्स नॉट कंपल्सरी कि आप हर रोज करें। आप अगर हफ्ते के अंदर भी 30 to 40 मिनट्स दे देते हैं अपने आप को, वीक में 2 बार कर दें, आहिस्ता आहिस्ता करके उसकी आप दिन को बढ़ाते जाएं। एकदम से आप नहीं ये चीज कर सकते, आपको इस चीज के लिए थोड़ा टाइम चाहिए होता है। आप 30 मिनट के लिए कर लें, इस चीज को बढ़ाते जाए, आहिस्ता आहिस्ता वीक की तरफ आए, फिर आहिस्ता डेज की तरफ आए, तो इस तरह से आप उस चीज के यूज्ड टू हो जाएंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच अरूबा, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। और आई होप हमारे सुनने वालों के लिए ये टिप्स जो हैं वो काम आएंगी, वो इस पर ज़रूर जो है वो अमल दरामद करेंगे और अपने लिए टाइम निकालेंगे, क्योंकि योगा आपकी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगले सेगमेंट की तरफ जाते हैं, आज के भाव। मार्केट से ज्वाइन किया है हसन ने। हसन बताइए, सब्जियों की कीमतें तो बढ़ती चली जा रही हैं और प्याज की डबल कीमत हमने सुन ली है, सूरत हाल क्या है मार्केट में? जी बिल्कुल, शहर में अगर सब्जियों, फलों और मुर्गी गोश्त की कीमत की बात कीजिए तो कोई कमी जो है वो नज़र नहीं आती। और अब जैसे जैसे बकरा ईद करीब आ रही है, वैसे वैसे जो मसाले की सब्जियां हैं जिसमें लहसुन, अदरक, प्याज, हरी मिर्च, हरा धनिया, लीमू शामिल है, उसकी कीमत में इजाफा जो है वो देखा जा रहा है। और अगर टमाटर की कीमत की बात कीजिए तो टमाटर, लाल टमाटरों ने शहरियों को लाल ही किया हुआ है और शहर के मुख्तलिफ इलाकों में टमाटर 130 रुपये तक फ़रोख्त किए जा रहे हैं। लहसुन जो है वो 300 से 350, जबकि अदरक जो है वो 450 रुपये फ़ी किलो तक जा पहुंचा है। इसी तरह से प्याज जो है वो 60 रुपये में फ़रोख्त किए जा रहे हैं, जबकि लीमू जो है वो 160 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त किए जा रहे हैं। अगर फलों की कीमतों की बात कीजिए तो उसकी भी यही सूरत हाल है, जबकि मुर्गी की गोश्त की कीमत में आज जो है कोई कमी बेशी नहीं देखी गई और शहर में मुर्गी का गोश्त 281 रुपये फ़ी किलो में ही फ़रोख्त किया जा रहा है। शहरियों का कहना है कि हुकूमत को चाहिए कि वो कम अज़ कम अपने जारी करदा सरकारी नेटनामे के मुताबिक शहर भर में सब्जियां, फल और मुर्गी के गोश्त की फ़रोख्त को यकीनी बनाएं, इन्हीं के साथ साथ जो बढ़ती हुई महंगाई है इसको कंट्रोल करें ताकि आम शहरियों को, आम सार्फिन को महंगाई के इस दौर में रिलीफ मिल सके। शहरियों का यही कहना है कि सरकारी नरखनामा जारी ज़रूर किया जाता है, लेकिन उसके मुताबिक शहर के किसी भी इलाके में कोई भी चीज़ जो है वो फराहम नहीं की जाती। हुकूमत को ये चाहिए कि वो अपने प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स को ख़ास तौर पर ईद के दिनों में मुतहरिक करे ताकि आम शहरियों को ईद के दिनों में। ठीक है, थैंक यू सो मच हसन, आप हमारे साथ मौजूद थे और शहरी ये कहते रहेंगे कि हुकूमत ईद के दिनों में ही खुदारा रहम कर ले, लेकिन ऐसा होगा नहीं क्योंकि ये सिलसिला अब शुरू हो चुका है। आज हमने प्याज की कीमत में इजाफा देखा, कल हमने देखा टमाटर की कीमत में इजाफा हुआ था। ये सिलसिला वैसे ही आगे बढ़ेगा और फिर आपको एक्चुअली ये चीज़ नज़र भी आएगी कि जैसे ही ईद करीब आएगी सब्जियां नायाब भी होना शुरू हो जाएंगी और फिर सारा जिम्मा डाल दिया जाता है माफिया पर कि ये कंट्रोल से बाहर है। तो ये सिलसिला इसी तरह से रहेगा। मीट रेट्स की तरफ जाएंगे, जेनिथ शॉप के रेट्स हैं जो कि हम आपके साथ शेयर करते हैं। बीफ पर केजी यहाँ पर मिलता है 633 रुपीज में और बीफ मिन्स आपको मिलेगा 899 899 रुपए में।
और इसके बाद आजे जी मटन पर केजी यहाँ पर 1403 रुपए में मिलेगा। मटन मिंस आपको मिलेगा 1649 रुपए में। इसके बाद जी गवर्नमेंट रेट के मुताबिक जिंदा मुर्गी अवेलेबल है 194 और इसकी कीमत में भी इजाफा होता चला जा रहा है और इसका बना हुआ गोश्त आपको मिलेगा 281 रुपीज में। और अब शामिल कर लेते हैं एग रेट्स। इसकी कीमत में भी हमें इजाफा नजर आ रहा है। रिटेल प्राइस 128 रुपए दर्जन में आप अंडों की खरीदारी कर सकेंगे। होलसेल पे अगर आप जा रहे हैं, होलसेल पर 130 रुपए दर्जन में आप अंडों की खरीदारी कर सकेंगे। नेक्स्ट अगर आप गोरमे पे जाएंगे तो यहाँ पर 131 रुपीज में आप अंडों की खरीदारी कर सकते हैं। जी तो नाज़रीन, सब्जियां और इसके साथ साथ आप गोश्त किस कीमत पर खरीद सकते हैं, अंडों की प्राइसेस क्या हैं, ये तो आपको बता दिए। अगले सेगमेंट की तरफ जाते हैं जो कि है बचत बाजार। तो शामिल कर लेते हैं सेल्स कहां कहां लगी हैं। जी सबसे पहले इंजन ब्रांड है, यहां पर आप जा सकते हैं और अप टू 70% यहां पर ऑफ है, यहां पर आप खरीदारी कर सकते हैं। आइडियाज बाय गुल अहमद और यहां पर भी आप शॉपिंग कर सकते हैं अप टू 70% ऑफ। जी तो इसके बाद अगर आप जाएंगे कारफोर पे, प्रमोशन पर क्या चीजें अवेलेबल हैं। कोलगेट GRP टूथपेस्ट और रिटेल प्राइस 220 रुपीज इसकी है। प्रमोशन पर ये आपको मिलेगी यहाँ पर 180 रुपीज में, यानी 40 रुपए की बचत आप कर सकते हैं। हार्पिक ओरिजिनल 410 रिटेल प्राइस 410, प्रमोशन पर 360 में मिलेगा और 50 रुपए इस पर भी आप बचा सकते हैं। जी तो नाज़रीन, ये तो हो गई सेल्स प्रमोशन और इसके साथ साथ ऑब्वियसली आपने आज ये भी डिसाइड कर लिया होगा बनाना क्या है आपने। हमारे किचन में क्या बन रहा है वो भी आपको बताएंगे, लेकिन अभी फाहद की जानिब रुख करना है। उन इलाकों में फाहद मौजूद हैं जहां पर शहर में लॉकडाउन किया गया है, तो लॉकडाउन के बाद की सूरत हाल क्या है। फाहद बताइए कहाँ हैं और यहाँ पर क्या सिचुएशन है। बिल्कुल, कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए शहर भर में 7 इलाकों को सील किया गया है, स्मार्ट लॉकडाउन किया गया है इन 7 इलाकों में, जिसमें चुंगी अमर सदू मेन बाजार EME सोसाइटी को मुकम्मल तौर पर सील किया गया है, वापडा टाउन को मुकम्मल तौर पर सील किया गया है, जबकि जौहर टाउन C ब्लॉक का एरिया जो है वो भी सील है और उसके अलावा टाउनशिप का एरिया भी सील किया गया है। इसी तरह 7 इलाके हैं शहर भर के जिनको मुकम्मल तौर पर सील किया गया है। उसके अलावा जो सील शुदा इलाकों में पुलिस एहलकार तैनात हैं वो शिकवा करते हुए नज़र आते हैं कि सील शुदा इलाकों के जो मकीन हैं वो उनसे अच्छी खासी बहस करते हैं कि उनके रिश्तेदार आ गए हैं, उनको अंदर लेकर जाना है या ज़रूरी काम आ गया है तो बाहर जाना है। हालांकि ये अहकामात भी जारी किए गए हैं कि बिला वजह घरों से बाहर मत निकलें। जो सील शुदा इलाकों के रहायशी हैं उनको पुलिस एहलकारों की जानिब से हिदायत भी की जा रही हैं कि नकलो हरकत पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी आयद की गई है, तो इसलिए जितना कम हो सके घरों से बाहर निकला जाए और एहतियाती तदाबीर। ठीक है फाहद, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे और ये तमाम तर सूरत हाल आपने हमें बताई। फाहद हमें बताए थे लॉकडाउन की क्या सूरत हाल है। ब्रेक की तरफ मुझे जाना है, ब्रेक के बाद जब दोबारा ज्वाइन करेंगे तो हम होंगे हबीब के किचन में और आपको बताएंगे हम आज अपने किचन में क्या बनाने वाले हैं। स्टे विद अस। हबीब के किचन में हमारे साथ होते हैं जहांगीर, जो कि इस वक्त अपनी तमाम तर तैयारी के साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जहांगीर। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह। और जहांगीर ने तैयारी तो शुरू कर दी है, मुझे ये बता दें आज हम बनाने क्या वाले हैं? आज हम बनाने जा रहे हैं अचारी भिंडी। उसकी वजह ये है, एक तो सीजनल वेजिटेबल है और दूसरा मौसम भी आजकल बड़ा खुशगवार है लाहौर का, उसको मद्देनजर रखते हुए हमने इस रेसिपी की सिलेक्शन की है, क्योंकि भिंडी लाहौरिये बहुत पसंद करते हैं और इसको थोड़ा ट्विस्ट दिया है, अचार के साथ हम इसको अचारी स्टाइल में बनाएंगे। सही, बड़ी औसम और बड़ी मजे की रेसिपी है। सही, तो आप भी जरूर ट्राई कीजिएगा। हम अपनी रेसिपी का स्टार्ट करने वाले हैं। जो जो चीजें जहांगीर बता रहे हैं आप नोट डाउन करना शुरू कर दें, क्योंकि ये रेसिपी जिस तरह के जहांगीर ने बताया कि बहुत जबरदस्त रेसिपी है, मजे की रेसिपी है, भिंडी सभी लोग इस्तेमाल करते हैं। जी स्टार्ट करेंगे हम हबीब के कनोला ऑयल से।
मैंने इसमें ऑयल डाला है तकरीबन 50 ml के करीब। कुछ चीज़ें मैंने ऑलरेडी रेसिपी में हाफ डन की हैं, वो मैं साथ साथ आपको बताता जाऊँगा। ऑयल हमारा हबीब थोड़ा का सा इस्तेमाल करेंगे तो आप अपना खाना तो मज़ेदार बनाएंगे, अपनी सेहत का इस्तेमाल भी ख्याल भी रखेंगे, क्योंकि हबीब की जानिब से कहा जाता है कि दिल का मामला है, तो दिल की बीमारियों से ये आपको महफूज रखता है और फिर खाना भी आपका मज़ेदार बनता है। उसके बाद हमने इसमें मेथरे ऐड किए हैं, ठीक है, मेथी दाना भी इसको बोलते हैं। मेथी दाना तकरीबन 5 ग्राम के करीब 1 टीस्पून हमने इसमें ऐड किया। 5 ग्राम के करीब इस्तेमाल किया है। रेसिपी उसके आपकी बाद टीवी स्क्रीन पर भी आ रही है, आप वहां से भी नोट डाउन कर सकते हैं। 2 टेबलस्पून हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। जैसे ही अदरक लहसुन का पेस्ट हिलाते रहना, बिल्कुल, जैसे ही अदरक लहसुन का पेस्ट थोड़ा सौटे होगा, उसके बाद हम चलेंगे सीजनिंग की तरफ। सीजनिंग में सबसे पहले लेंगे हम कुटी हुई लाल मिर्च, ये तकरीबन 3 ग्राम के करीब जाएगी। ठीक है। उसके बाद हम लेंगे चिली पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, वो तकरीबन 2 से 3 ग्राम के करीब जाएगा। और साथ लेंगे हल्दी, हल्दी इसमें जाएगी तकरीबन 1 से 1.5 ग्राम। 1 से 1.5 ग्राम हल्दी आप इसमें इस्तेमाल उसके बाद करेंगे। सूखा धनिया है क्रश किया हुआ, ये तकरीबन 5 ग्राम हम इसमें ऐड करेंगे। 5 ग्राम सूखा धनिया, और साथ में ज़ीरा जो है वो भी हल्का सा कुटा हुआ क्रश किया हुआ, वो भी 5 ग्राम के करीब इसमें ऐड करेंगे। इसको अच्छे से सौटे करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हम इसके अंदर डालेंगे अपनी टमाटो प्यूरी। टोमेटो प्यूरी, और ये टोमेटो प्यूरी आपने कैसे बनाई है हमारे? ये टोमेटो प्यूरी बनाने के लिए इसमें मिक्स गरम मसाला थोड़ा सा ऐड किया। उसके बाद हमने टमाटो को स्लो हीट पे कुक किया। कुक करने के बाद इसको हमने ब्लेंड करके साइड पे रख लिया। ठीक है। और टोमेटो प्यूरी की हमारे पास कितनी क्वांटिटी होनी चाहिए जहांगीर? तकरीबन ये 300 ग्राम टमाटोज थे जिनको हमने प्यूरी के लिए यूज किया। ठीक हो गया। और अब आप इसको कुक करेंगे? अब इसको थोड़ा सा कुक करेंगे। ठीक है। इस कुकिंग के दौरान थोड़ा सा हमें पानी का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ज़्यादा नहीं, तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून। ओके। ताकि आपकी रेसिपी की कंसिस्टेंसी सेट हो जाए। ठीक है जी, पानी का इस्तेमाल भी आप साथ करेंगे। उसके बाद ये मेरे पास मसाला जात हैं। इसमें मेरे पास ये टैमरिंड है, इमली है, तकरीबन 1 टेबलस्पून अनारदाना है, सौंफ है, कलवंजी हम एंड पे डालेंगे, बाकी चीज़ें हम अभी ऐड करेंगे। ठीक हो गया। और बहुत मज़े की रेसिपी जो है जहांगीर आज हमारे साथ शेयर हर रोज़ ही करते हैं, और आज की रेसिपी कुछ डिफरेंट भी लग रही है। वो लोग जो कि वेजिटेबल्स पसंद करते हैं, और फिर साथ ही साथ ये कुछ स्पाइसी भी होगी मेरे ख्याल से। जी जी, क्योंकि इसमें इमली का इस्तेमाल किया जा रहा है, अनारदाने का इस्तेमाल किया जा रहा है। उसके बाद ये मेरे पास प्याज है 1 कप, इसको मैंने काट के हल्का सा सौटे करके रखा हुआ है, क्योंकि टाइम के हिसाब से हमने अपनी रेसिपी को मैनेज करना होता है। ये जाएगा प्याज इसके अंदर 1 कप। और इसी तरह ये टमाटो हैं स्लाइस कटे हुए, इनको थोड़ा सा सौटे किया हुआ है, ये जाएंगे। ठीक हो गया। इसके बाद हम इसको थोड़ा सा कुक करेंगे। बड़ी मज़े की खुशबू जो है, मुझे तो अरोमा आना शुरू हो चुका है। खुशबू आ रही है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास ये भिंडी हमारे पास है। इधर मैं एक नाज़रीन को बताता जाऊँ, भिंडी के अंदर हमने अचार मसाला इसके अंदर स्टफ किया हुआ था, फिल किया। उसके बाद इसको फ्राई किया। अब हम इसमें भिंडी ऐड कर देंगे। ठीक हो गया जी। भिंडी ऐड करने के बाद इसको थोड़ा सा कुक किया जाएगा, और कुक करने के बाद हल्का सा इसको हम लिड लगा के दम दे देंगे। जी, तो अब इसको लिड लगा के दम दे देंगे। और कितनी देर के लिए आपने इसको दम पे इसको तकरीबन स्लो हीट पे आपको 5 से 10 मिनट के लिए दम लगाना है, ताकि भिंडी और मसाला अच्छे तरीके से आपस में मिक्स हो सके। अब नेक्स्ट स्टेप है हम इसको लिड लगाएंगे। उतनी देर दूसरी तरफ मेरे पास जो हमने जाहिर बात है सर्विंग करनी है, तो सर्विंग करने के लिए मैंने आज प्लान किया हुआ है सिंपल सादा रोटी का। ये तो अक्सर घरों में बनती है। भिंडी मजे की रोटी के साथ लगती है। घर में जब भी भिंडी बनती है तो सब लोग प्रेफर करते हैं कि घर की रोटी हो, उसके साथ बहुत मजा आता है जी भिंडी का। बिल्कुल। अभी हम चलेंगे अपना रोटी की तरफ। ये तो सबको आती है, बड़ी सिंपल है, लेकिन इधर कुछ चीज़ें रोटी से रिलेटेड मैं बताता जाऊँ। इसमें आप बहुत सारी वेरिएशंस कर सकते हैं। आप ज़ीरा रोटी बना सकते हैं, जैसे आप कलवंजी नान, गार्लिक नान खाते हैं, इस तरह आप रोटी में भी ऐड कर सकते हैं। हम जो आज रोटी बना रहे हैं बड़ी सिंपल है, सादा रोटी भिंडी के साथ हमें अच्छी लगती है। मैंने ऑलरेडी थोड़ी सी बेल के रखी है ताकि मेरा पैन गर्म हो जाए। और दूसरा, हमारे अक्सर लेडीज़ जो हैं वो बेलन का बड़ा इस्तेमाल करती हैं रोटी बनाने के लिए, बट ये है कि जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो आप ये चीज़ें भी
अच्छे तरीके से बना सकते हैं। जी हाँ जी, प्रैक्टिस से ही आप परफेक्ट काम कर सकते हैं। बिल्कुल। जितना आप बार बार बनाने की कोशिश करेंगे उतनी परफेक्शन जो है वो आ जाती है। ओके जी, हमारी भिंडी एक ऑलमोस्ट तरफ हमारी भिंडी ऑलमोस्ट तैयार हो रही है, दूसरी तरफ रोटी जो कि हमने भिंडी के साथ खानी है, और इसको हमने अभी दम पे भी रख रहा था। जहांगीर ने जिसके बताया था कि हल्की आंच पे इसको बिल्कुल रख देना है। नाज़रीन, ब्रेक लेते हैं। ऑलमोस्ट ये चीज़ें कंप्लीट होने वाली हैं और फिर इसकी प्लेटिंग की तरफ हमने आना है। ब्रेक के बाद आएंगे तो ये मरहला हम मुकम्मल करेंगे। आपने हमारे साथ ही रहना है। एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे और हमारी बहुत ही मज़े की रेसिपी जो है वो ऑलमोस्ट तैयार हो चुकी है। इस वक्त आप देख सकते हैं दम पे है और जहांगीर रोटी एक और बना रहे हैं, और ये रोटी हमने सर्व करनी है भिंडी के साथ। और भिंडी की स्पेशल खासियत क्या है, एक बार फिर से हमारे नाजरीन को बता दें कि ये भिंडी हम नॉर्मल जो घर में भिंडी बनाते हैं उससे डिफरेंट कैसे है? जी बिल्कुल, नॉर्मल जो घरों में भिंडी बनती है यहाँ तो वो फ्राई करके बनाने के बाद आप उसको सर्व कर देते हैं सिंपल प्याज के साथ, और भिंडी जो है वो फ्राई की जाती है और साथ आपने गोश्त के साथ आप उसका कॉम्बिनेशन करते हैं। लेकिन ये है कि हमने जो इधर एक नई चीज़ इंट्रोड्यूस करवाई है उसमें हमने अचार का कॉम्बिनेशन, अचार के स्पाइस को यूज़ किया है। हमने ना अचार डाला ना इसमें कोई हमने ऑयल ऐड किया है अचार वाला। बेसिकली इसका कॉम्बिनेशन जो है ये बड़ा मज़े का है। इसके साथ जब आप ये रोटी या पराठा या राइस तो बहुत कम खाए जाते हैं भिंडी के साथ, लेकिन मोस्टली जो है ना पराठा अच्छा लगता है या आप रोटी ले लेते हैं। इसीलिए आज की हमने रेसिपी में रोटी का प्लान किया जो कि हम इसके साथ भिंडी के साथ सर्व करेंगे। हमारी भिंडी ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है, हमारी रोटी दूसरी वाली भी रेडी हो चुकी है। अब हम जाएंगे प्लेटिंग की तरफ। ठीक है, तो हम अपना पैन रिमूव करते हैं प्लेटिंग वाली जगह से। अब आएंगे हम प्लेटिंग की तरफ। अच्छा, मैं एक चीज़ जो जहांगीर की देखती हूँ ना वो बहुत ज़्यादा मुझे पसंद आती है। ये देखें, साथ साथ इन्होंने किचन की सफाई सुथराई का भी बहुत ख्याल रखना है। हमारी कुछ ख़वातीन ऐसी हैं कि खाना उतना नहीं बना होता जितना हम किचन में देखते हैं कि जी यहाँ पे भी बर्तन नजर आ रहे हैं। जहांगीर, ये कितना ज़रूरी होता है? ये मैम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि किचन की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले जो पॉइंट आता है वो है हैसब का। बिल्कुल ठीक है, अगर आप हैसब फॉलो करते हैं अपने किचन में, नाजरीन को बताता जाऊँ, हैसब का बेसिक जो एब्रीवेशन है वो हैजर्ड एनालिसिस क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट्स। सही, आपने अपने किचन को इस सिस्टम के मुताबिक चलाना है। आपको हर चीज़ पे फोकस करना पड़ेगा। उसमें आपकी पर्सनल हाइजीन आ जाती है, आपकी जर्नल हाइजीन आ जाती है, जिधर आप काम कर रहे हैं, आपके टूल्स, आपके यूटेंसिल्स, आपके पॉट्स, पैन्स, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं। तो इन चीज़ों को जब हम फॉलो करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपका खाना जो है हाइजीनिकली बनेगा। खाने वाले भी जो है वो तंदुरुस्त रहेंगे, बनाने वाले को भी मज़ा आएगा, साफ सुथरा होगा। और अगर हम इसी तरह वो यहाँ पे भी आपको बर्तन नजर आ रहे हैं, टिश्यूज आपको हर तरफ नजर आ रहे हैं। नॉर्मली मैंने बहुत ज्यादा लोगों को किचन में इसी तरह से काम करते देखा है। तो ये जो है बहुत ज्यादा जो है ना मिस मैनेजमेंट, वो ऑब्वियसली खातूने खाना जो होती हैं वो बता देती हैं कि जी किस तरह से वो काम करती हैं। ये चीज़ें बहुत मुश्किल होती हैं, क्योंकि अगर आप मैस करके काम करेंगे इस तरह, आप में और दूसरों में कोई डिफरेंस नहीं। बिल्कुल आपने सही कहा। ठीक है, एक अच्छा शेफ, एक अच्छा कुक घर में खास तौर पे जो ख़वातीन खाना बनाती हैं उनके लिए ये स्पेशली है कि जैसे मैंने काम करते थोड़ी बहुत इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं, गंदा हो जाता है, हम लोग पहले प्रेप करते हैं। प्रेप करने के बाद हम पूरा किचन क्लीन करते हैं, देन हम कुकिंग की तरफ आते हैं। बिल्कुल, अब आपने देखा जो प्लेटिंग की तरफ जा रही हैं तो बिल्कुल इतना हमने हिस्सा जो है जहांगीर ने बिल्कुल उसको क्लीन कर लिया है। जो चीज़ें यहाँ पे थी उनको उठा के एक साइड पे रख दिया गया है ताकि आपको पता चले कि आप एंडिंग की तरफ जा रहे हैं और तमाम काम आपका कंप्लीट हो चुका है। एक वो वाली फीलिंग भी आनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपको हर तरफ बर्तन नजर आ रहे हैं, सामान बिखरा हुआ नजर आ रहा है और पता चल रहा है जी हमारा खाना बन चुका है। ओके, ये मेरे पास कटे हुआ पुदीना और धनिया है, हम ये ऐड कर रहे हैं इसमें फाइनल टच के लिए। फाइनल टच के लिए आपने कटा हुआ धनिया और पुदीना इसमें ऐड कर लिया। क्वांटिटी आप इसमें कितनी? क्वांटिटी इसमें हम लेंगे तकरीबन आप 1 टेबलस्पून ऐड करेंगे, क्योंकि धनिया भी इसका फाइनल है, तो पुदीना और धनिया सेम क्वांटिटी में हम इसमें ऐड करेंगे। अब ये हमारी भिंडी ऑलमोस्ट रेडी है, बन चुकी है। अब हम इसको फाइनल करेंगे 1 पिंच ऑफ गरम मसाला ऑन टॉप। ओके जी, इसको थोड़ा सा हम मिक्स करेंगे। अब हम आएंगे अपनी प्लेटिंग की तरफ। प्लेटिंग में मैंने आज प्लान किया है कि हम बजाय प्लेट में डायरेक्ट सर्व करें, हम इसमें सर्व करेंगे। उसकी रीज़न ये है क्योंकि इसमें थोड़ा ऑयल की क्वांटिटी ज़्यादा होती है। हम यूज़ कर रहे हैं हबीब का ऑयल, तो वो क्वांटिटी जब आप प्लेटिंग करते हैं तो वो थोड़ा सा
स्प्रेड हो जाती है प्लेट में। बिल्कुल, तो जब हम इसमें सर्व करेंगे तो वो इसी के अंदर रहेगा और साथ में हम रोटी सर्व कर सकते हैं। ये छोटी छोटी सी चीजें होती हैं जो अक्सर हम घरों में भूल जाते हैं, बिल्कुल इस चीज को नजरअंदाज कर देते हैं। खाना हमारा बहुत मजे का होता है और फिर इन चीजों से कहीं ना कहीं आप रह जाते हैं। बिल्कुल। ये ले जी, ये हमारी अचारी भिंडी जो है ऑलमोस्ट मुकम्मल है। अब हमारा फाइनल एक चीज़ रह गई है जो मैंने एंड पे छोड़ी हुई है, वो है हमारी कलवंजी। कलवंजी जी, तो नाज़रीन ये है अचारी भिंडी की फाइनल एक लुक, लेकिन अभी इसकी प्लेटिंग रहती है, इसको हम कंप्लीट कर रहे हैं जी। ये हम ऊपर इसके कलवंजी स्प्रिंकल करेंगे। ठीक है जी। उसके बाद जो बाकी कलवंजी है वो हम इसमें ऐड करेंगे। ठीक हो गया। उसके बाद ये मेरे पास 3 कटे हुए लेमन स्लाइस हैं, इसको हम इसके साथ अरेंज कर देते हैं। उसके बाद एंड पे ज़ाहिर बात है रोटी है जी, तो रोटी को सर्व करेंगे इसके साथ अच्छे तरीके से अरेंज करके। ठीक है जी, रोटी को हम सर्व करेंगे। अचारी भिंडी हमारी मुकम्मल हो गई है और सर्विंग का तरीका जो है वो हर रोज़ एक डिफरेंट अंदाज में जहांगीर हमारे नाजरीन के साथ शेयर करते हैं, क्योंकि बार बार हम इस चीज़ पे फोकस करते हैं कि आप खाना जितना मर्जी अच्छा बना लें, उसका टेस्ट जितना मर्जी अच्छा हो, जब तक सर्विंग अच्छी नहीं होगी, खाने की एक प्रॉपर लुक नहीं निकलेगी, तब तक वो आप अच्छा सर्व नहीं करेंगे तो आपकी टेबल भी एक खूबसूरत लुक नहीं देगी। इसकी एक फाइनल शक्ल में आपको दिखाती चलूँ जी। अपने कैमरामैन को कहूँगी क्लोज करके दिखा दें। बहुत ही ज़बरदस्त अंदाज में प्लेटिंग की है और बहुत ही ज़बरदस्त लुक आ रही है। ये फाइनल लुक है हमारी आज की रेसिपी की, जिसको हमने नाम दिया है अचारी भिंडी का। अचारी भिंडी जो है आपने अचार का इस्तेमाल नहीं किया। अब जब हम एक रेसिपी देखते हैं अचारी भिंडी फौरन ज़हन में आता है, तो किस तरह इसमें अचार का टेस्ट आएगा? जो अचार के इंग्रेडिएंट्स हैं आपके सामने, मैंने जब शुरू किया सबसे पहले मैंने हबीब का ऑयल ऐड किया, उसके बाद मैंने इसमें मेथी दाना ऐड किया, ठीक है, वो अचार में ऐड होता है, सौंफ ऐड होती है, कलवंजी ऐड होती है, और जो अचार का मसाला मैंने आपको शुरू में बताया हमने भिंडी के अंदर फिल किया, उसका फ्लेवर भी भिंडी के अंदर इनहेंस हो गया। उसके बाद हमने इसको कुक किया। अब जब नाजरीन आप अब घर में प्रैक्टिस करेंगे, बनाएंगे, आप खाएंगे, आप वाकई इस चीज़ को मानेंगे कि अचार डालने की ज़रूरत नहीं। नॉर्मली घरों में अचार गोश्त भी बने तो उसमें भी अचार ऐड करते हैं, बिल्कुल ऐसे ही तो फिर आप अचार डाल के कोई भी सालन में अचार डाल देंगे, वो अचार गोश्त या अचार वाला सालन बन जाएगा। बेसिकली हमें बेसिक जो किसी भी रेसिपी की बुनियाद समझनी पड़ती है कि इसकी बुनियाद क्या है। तो जाहिर बात है अचार के मसाले ही उसकी बुनियाद हैं। इसी तरह अचारी गोश्त है या अचारी भिंडी, उसके स्पाइस जो है, इंग्रेडिएंट्स जो बेस है वो ही है, तो हमने उन्हीं को यूटिलाइज करके अपना भिंडी। अच्छा जहांगीर, मैं यहाँ पे आपसे भी पूछना चाहूंगी, आपने इमली वगैरह का इस्तेमाल किया, कुछ लोग इसकी क्वांटिटी अगर ज्यादा कर देते हैं तो वो रेसिपी पे क्या असरअंदाज होता है? किसी भी चीज में कोई भी खाना मैम अच्छा उसी वक्त लगेगा जब बैलेंस टेस्ट हो। बिल्कुल। तो बैलेंस टेस्ट तभी होगा जब हर चीज एक हद में डलेगी। वो एज अ मुस्लिम बात करते हैं एतदाल। अगर आप अपनी जिंदगी एतदाल में गुजारते तो अपनी रेसिपी में भी एतदाल रखें, हर चीज बैलेंस होगी। ये बहुत जबरदस्त बात की है, बैलेंस चीजें रख के चलना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। वो चाहे फिर आपकी लाइफ का कोई भी सेगमेंट है, जहां पर आप एतदाल और मियाना रवि के साथ चलेंगे, चीजें आपकी तमाम तर बैलेंस रहेंगी। थैंक यू सो मच जहांगीर, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत ही मजे की रेसिपी है, हम इसको टेस्ट करेंगे, आपने इसको घर में ट्राई करना है, हमें फीडबैक देना है। इंशाल्लाह कल सेम टाइम पर आपसे एक नई रेसिपी के साथ हबीब के किचन में मुलाकात होगी। हमें अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।